किया एक बार भी, मैं इसमें घुसी ही नहीं, मैं एलिजिबल होते हुए भी मैं ले ही नहीं रही इसका फायदा कभी भी, मैं जा ही नहीं रही, मैं नॉर्मल बिजनेस की तरह से चल रही हूँ। तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपने एक बार ऑप्ट कर लिया, उसके बाद जब आप ऑप्ट आउट करते हैं तो उससे जिस साल में ऑप्ट आउट करते हो उस साल तो मिलेगा ही नहीं, उसके अगले 5 सालों भी आपको नहीं मिलेगा। ये सबसेक्शन 4 मैंने इसलिए पूरा पढ़ा है क्योंकि आपने देखा होगा 44A में भी और AB में भी इसका रेफरेंस आ रहा है बार बार कि वो जो 44AD4 में आते हैं उनको बुक्स मेंटेन करनी है, जो 44AD4 में आते हैं उनको ऑडिट कराना है, तो प्लीज वो याद रखिएगा। अब ये सबसेक्शन 5 इसी की एनालॉजी है, इसी की कोरोलरी है। वो कहता है notwithstanding anything contained in the following provisions of this section, an eligible assessee to whom the provisions of subsection 4 are applicable. subsection 4 को are applicable कब होते हैं? वो 5 साल, बस इतना याद रखिए। जब आपने ऑप्ट आउट किया उसके अगले के 5 साल आर एप्लीकेबल, तो उन 5 सालों में क्या होगा? And whose total income exceeds the maximum amount which is not chargeable to income tax shall be required to keep and maintain such books of accounts and other documents as required under subsection 2 of section 44A and get them audited and furnish the report on such audit as required under section 44A. मैम मेरा जो ब्रॉडबैंड डिस्कनेक्ट हुआ था उसके लिए 5-7 मिनट का रिकॉर्डिंग ब्रेक हो गई है, और क्योंकि बहुत सारे लोग YouTube पे भी इसको सुनना चाहेंगे तो 5 मिनट का ब्रेक ठीक है, मैं 2 पार्ट्स में रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, लेकिन 5-7 मिनट का जो ब्रेक है उसका ये इम्पोर्टेंट आपका निकल गया। मैं रिक्वेस्ट यू टू काइंडली रिपीट फ्रॉम 2-3 मोर स्लाइड्स। बताइए कहाँ से करूँ? यहाँ से कर दूं? ये तो इंटेंशन में तो कोई बड़ी मारामारी नहीं है। इंटेंशन के बाद सेक्शन की बात कर रहे थे हम 44 यहीं से स्टार्ट हुआ था, 4481 से फर्स्ट क्लास से स्टार्ट हुआ। वैसे ही टाइम कम है, अभी तो मेरी बहुत सारी स्लाइड्स कोई बात नहीं, विल एक्सटेंड, लेकिन कुछ लोग जो बाद में YouTube पे सुनेंगे उनके लिए फिर नहीं तो ये पोर्शन निकल जाएगा। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रही हूँ 44AD इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन, इसको समझना जरूरी है। सॉरी आपको थोड़ा रिपीट करा रहा हूँ। नहीं कोई बात नहीं, मैं तो एज आई टोल्ड मुझे बोलने का शौक है, चलिए 5 मिनट और मिल गए। सबसेक्शन 1 कहता है notwithstanding anything to the contrary contained in section 28 to 43C, मतलब वो खर्चों वाले जो सेक्शन हैं उनको छोड़ दिया जाए, क्योंकि जब प्रिज्यूम करेंगे तो फिर दोबारा से खर्चे तो मांग नहीं सकते। इन केस ऑफ एन एलिजिबल एसएससी की डेफिनेशन आगे आएगी। engaged in an eligible business की डेफिनेशन भी आगे आएगी, वो मैं अभी बताऊंगी। a sum equal to 8% of the total turnover का 8%, और gross receipts of the assessee in the previous year on account of such business, इस business से related जो आपकी turnover है उसका 8%, as the case may be, a sum higher than the aforesaid, जिस पर मैं बार बार जोर दे रही हूँ, प्लीज रिमेम्बर आप 8 से ज्यादा भी दिखा सकते हैं, that even then you will remain under the presumptive taxation regime। आप जब कम दिखाते हैं तब आप प्रिजम्पटिव से बाहर निकलते हैं, ज्यादा दिखाने में नहीं निकलते, जो सवाल बहुत घूम रहा है बाजार में। Some higher than the aforesaid sum claimed to have been earned by the eligible assessee shall be deemed to be the profits and gains of such business chargeable to tax under the head profits and gains of business or profession। बहुत सिंपल है, आप एलिजिबल असेसी हो, एलिजिबल बिजनेस में हो, तो आपकी टर्नओवर का 8% या उससे ज्यादा आपकी इनकम मान ली जाएगी, उसके ऊपर टैक्स दे देंगे। प्रोविजन, ये जो प्रोवाइजो है ये इसी साल ऐड हुआ है, इसका ये कहना है कि उस टर्नओवर में जो पोर्शन आपका अपार्ट फ्रॉम कैश, वो जो बैंकिंग चैनल्स होते हैं जो भी ये प्रेस्क्राइब करते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम वगैरह वगैरह, अगर उससे होंगे तो उसके ऊपर हम 6% लगा लेंगे, 8% नहीं लेंगे। इसको ज्यादा माइंड में मत रखिएगा क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। इसकी सिर्फ इतनी ही रेलेवेंस है कि जितना आपका कैश के अलावा आया उसके ऊपर 6% लगा। अब सबसेक्शन 2 बहुत सिंपल है, वो ये कहता है कि भाई हम खर्चे नहीं देंगे इसके अलावा। यहाँ एक चीज मैं बताना भूल गई थी, अच्छा हुआ ये रिपीट हो गया। इस सबसेक्शन 2 में ना पहले एक प्रोवाइजो होता था जो ये कहता था कि अगर आप पार्टनरशिप फर्म हो तो आप पार्टनर्स की सैलरी और इंटरेस्ट का खर्चा आपको अलग से मिलेगा। वो प्रोवाइजो अब हटा लिया गया है सेक्शन में से, इस सबसेक्शन 2 में से।
इसका मतलब आज की डेट में ये मान के चलिए कि अगर आप पार्टनरशिप है तो आपको जो पार्टनर की सैलरी या इंटरेस्ट का खर्चा है वो नहीं मिलेगा अलग से, that will be subsumed in this one. Then subsection 3 कहता है, लेकिन क्योंकि डेप्रिसिएशन ऊपर वाले सेक्शन में आ चुका, सेक्शन 32 होता है डेप्रिसिएशन का, तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन भी दे दिया, लेकिन रिटन डाउन वैल्यू ऑफ एन एसेट हैज टू बी सर्टेन with giving due regard to the provisions of income tax है। मतलब अगर मैंने इस साल तक मैं 44AD लेती आ रही हूँ तो मुझे डेप्रिसिएशन नहीं मिल रहा, मैं मांग ही नहीं सकती। लेकिन मान लीजिए अगले साल में मैं 44AD ऑप्ट नहीं करती या मैं एलिजिबल नहीं रहती, तब मैं कहूंगी कि आप मुझे डेप्रिसिएशन दो, मेरी किताबों के हिसाब से वो देना पड़ेगा उन्हें। तब मैं कहूंगी कि मेरी रिटर्न डाउन वैल्यू तो वो उसकी कॉस्ट है, क्योंकि मैं तो हमेशा 44AD ले रही थी, तो मुझे तो आपने डेप्रिसिएशन दिया नहीं। तो उन्होंने बहुत क्लियरली सेक्शन बना दिया है, प्रोविजन बना दिया है कि रिटर्न डाउन वैल्यू उसी हिसाब से कैलकुलेट होगी। तो मेरी एडवाइस ये आ रही थी कि आप एक मेमोरेंडम अपना एक वो जो बनाते हैं फिक्स्ड एसेट्स का शेड्यूल, वो हर साल बनाते रहिए, इवन इफ यू आर इन 44AD। चलिए अब ये द मोस्ट इम्पोर्टेंट subsection, where an eligible assessee declares profits for any previous year in accordance with the provisions of this section. कोई eligible assessee किसी एक साल में इसके हिसाब से, presumptive के हिसाब से अपनी profit declare करता है, and he declares profits for any of the 5 assessment years relevant to the previous year succeeding such previous year, not in accordance with the provisions of subsection 1. एक साल में करता है और जिस साल में करता है उससे अगले 5 साल में से किसी एक साल में वो ऑप्ट आउट कर जाता है, वो नहीं करता, तो क्या होगा? He shall not be eligible to claim the benefit of the provisions of this section for 5 assessment years subsequent to the assessment year relevant to the previous year in which the profit has not been declared in accordance with the provisions of subsection 1. अगर आपने एक बार ऑप्ट कर लिया ये प्रिजम्पटिव टैक्सेशन वाला रिजीम, आप 44AD में आ गए, तो एक साल जिस साल आपने किया उसके अगले 5 साल में किसी भी एक साल में अगर आप ऑप्ट आउट करते हो, तो जिस साल आप ऑप्ट आउट करते हो उस साल तो क्योंकि आपका ऑप्शन है डेफिनेटली आपको 44AD नहीं मिलेगा, लेकिन उसके अगले 5 साल में अगर आप एलिजिबल होंगे तो भी आपको नहीं मिलेगा। जैसा मैं अभी बोल रही थी कि इट्स अ काइंड ऑफ ट्रैप, मतलब नॉट इन नेगेटिव सेंस, डिपार्टमेंट की भी अपनी फिलॉसफी है, वो भी अपने सेफगार्ड्स रख के चलता है। अगर आप एक बार इसमें घुस गए तो आप जब निकलेंगे तो प्लीज टेक केयर, उससे जिस साल आप निकलेंगे उससे अगले 5 साल आपको ये मिलेगा ही नहीं, चाहे आप एलिजिबल असेसी हो, चाहे आप एलिजिबल बिजनेस में हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, ठीक है। और इसमें एक चीज और बताना चाह रही थी मैं, भूल गई, आगे चलते हैं। सबसेक्शन 5 ये इसकी एनालॉजी है। Notwithstanding anything contained in the foregoing provision of this section, an eligible assessee to whom the provisions of subsection 4 are applicable. हाँ, मैं ये बता रही थी जो आपने पीछे पढ़ा 44A, और भी कई सेक्शंस में जिक्र आता है, those assessee coming under subsection 4 of section 44AD, तो उसको याद रखने का सिर्फ इतना तरीका है, 44AD को इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये लैंग्वेज तो परेशान करती है, लैंग्वेज तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, इसको समझने में दिमाग लग जाता है। द थिंग इज कि एक बार ऑप्ट करने के बाद जैसे ही आप, जब भी आप ऑप्ट आउट करते हैं 5 साल के अंदर, तो उससे अगले 5 साल आपको नहीं मिलता, तो वो जो 5 साल है ना जिसमें आपको नहीं मिलता, इवन इफ यू आर एलिजिबल, दैट कम्स अंडर सेक्शन 44AD4। तब आप 44AD वाले एसएससी, AD4 वाले एसएससी माने जाते हैं। तो इन केसेस में, इन 5 सालों में सबसेक्शन 5 कहता है कि आपको बुक्स मेंटेन करनी पड़ेंगी सेक्शन 44AA वाली, और आपको ऑडिट कराना पड़ेगा 44AB वाला, अगर आपकी इनकम थ्रेशहोल्ड से ज्यादा होगी तो। ये हम वहां भी पढ़ चुके हैं, क्योंकि वहां भी देना तो जरूरी था ना, ये तब शायद इतनी क्लैरिटी नहीं थी, यहाँ बहुत क्लियरली उन्होंने बता दिया 4 में ये है तो 4 की वजह से 5 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे सब्जेक्ट में भी टॉपिक जो हमने आज के वेबिनार का देखा ना, ऑप्टिंग आउट एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ऑप्टिंग आउट। तो प्लीज टेक केयर, अगर आप जब एंटर करते हैं तब भी ध्यान दीजिए आगे क्या प्रोस्पेक्ट्स रहेंगे। वैसे किसी को इतना फ्यूचर नहीं पता होता, बट स्टिल टेक केयर
और जब आप ऑप्ट आउट करते हैं तब भी ध्यान दीजिए कि मैंने अगर ऑप्ट आउट किया तो मुझे अगले 5 साल तक किताबें मेंटेन करनी पड़ेंगी, ऑडिट कराना पड़ेगा अगर मेरी मैक्स थ्रेशोल्ड से ज्यादा इनकम हो जाएगी तो जस्ट टेक केयर। अब 6 कहता है, ये एक अजब कहानी है, इसको थोड़ा पढ़ती हूँ मैं। द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द फॉरगिविंग प्रोविजंस शैल नॉट अप्लाई टू, मतलब 44 AD नहीं मिलेगा किसको? अ पर्सन कैरिंग ऑन प्रोफेशन एज रेफर टू इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 44A। 44A में जो प्रोफेशन आ रहे थे 7 प्लस वो नोटिफाइड वाले, अगर कोई इंसान उसमें लगा हुआ है तो उसको नहीं मिलेगा। अ पर्सन अर्निंग इनकम इन द नेचर ऑफ कमीशन और ब्रोकरेज, उसको भी नहीं मिलेगा जो कमीशन और ब्रोकरेज का काम कर रहा है। अ पर्सन कैरिंग ऑन एनी एजेंसी बिजनेस, या वो एजेंसी बिजनेस कर रहा है तो उसको भी नहीं मिलेगा। लेकिन प्लीज माइंड यू, ये एलिजिबल एसएससी की डेफिनेशन नहीं है, ये एलिजिबल बिजनेस की भी डेफिनेशन नहीं है, वो तो अभी आगे आएगी। ये अलग से एक डिस्क्वालिफिकेशन दे दी है। और इसमें एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ आपको। मान लीजिए एक डॉक्टर है, वो कोई नर्सिंग होम चलाता है अपना, या कुछ भी, या यूं कहिए एक डॉक्टर है जो अपनी प्रैक्टिस करता है, ही हैज सम प्रोफेशनल इनकम, तो वो 44A1 में आता है। लेकिन उसके साथ साथ वो कोई बिजनेस भी करता है, उसका कोई इनहेरिटेंस में कोई बिजनेस मिला हुआ है या कुछ है, उसको उसके फादर का कोई काम था, परचून की दुकान थी, वो दे के चले गए, भाई बेटा तू चला ले, डॉक्टर है तो क्या हुआ, तो उसको उस दुकान की इनकम पर 44 AD नहीं मिलेगा, क्योंकि ही इज अ पर्सन कैरिंग ऑन प्रोफेशन एज रेफर टू इन सबसेक्शन। ये पर्सन की बात करता है, ये नहीं कहता कि मैं इस एक्टिविटी पर नहीं दूंगा। वो कहता है अगर एक इंसान कोई 44AA वाला AA1 वाले प्रोफेशन में है तो मैं उसको ये 44 AD दूंगा ही नहीं। आई थिंक आई एम मेकिंग माई सेल्फ क्लियर। ये 3 डिस्क्वालिफिकेशंस लगा दी गई हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखने की जरूरत है। अब एक एक्सप्लेनेशन है जो एलिजिबल एसएससी को डिफाइन करती है और एलिजिबल बिजनेस को डिफाइन। एलिजिबल एसएससी की डेफिनेशन है, एन इंडिविजुअल हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और अ पार्टनरशिप फर्म हु इज अ रेजिडेंट। अब ये ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ रेजिडेंट पर लगता है, ये नॉन रेजिडेंट पर नहीं लगता। नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल हो, HUF हो या पार्टनरशिप फर्म हो, बट नॉट एन LLP, क्योंकि पार्टनरशिप जहां भी लिखा जाता है LLP अपने आप उसके साथ साथ जुड़ती है, अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड। तो इसमें इन्होंने LLP को इससे बाहर रखा है। अगर आपकी कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है, आपने LLP बना रखी है उसको, तो उसको 44 AD नहीं मिलेगा, ठीक है। और रेजिडेंट होना बहुत जरूरी है, ये याद रखिएगा, क्योंकि आगे मैं एक स्लाइड में दिखाने वाली हूँ कि इन अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग वर्ड्स यूज किए हैं। हाँ, कहीं एसएससी लिखा है, कहीं रेजिडेंट लिखा है, कहीं पर्सन लिखा है, तो उसकी अलग अलग इम्प्लीकेशंस आती हैं। मैडम चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म को तो वैसे भी AD नहीं मिलना, मैं ऐसे ही बोल गई लेकिन के बारे में बोल रही थी, AD नहीं मिलना आपको तो वैसे भी नहीं मिलेगा अगर आप कोई बिजनेस कर भी रहे हैं तो, क्योंकि आप प्रोफेशन में है 44 AD AA1 वाले प्रोफेशन में। चलिए, who has not claimed deduction under any of the sections 10A, 10AA, 10B, 10BA वाली डिडक्शन नहीं लेता हूँ, और डिडक्शन अंडर एनी प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 6A में वो 80C 80D वाली आती है, लेकिन वो वाली नहीं। उसका जो पार्ट C है, डिडक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम्स वाला जो हेड है, वो 80H से शुरू होता है, शायद 80H ऑनवर्ड जितनी भी है, वो एक्चुअली क्या है ना, वो जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में मिले 80IA 80IC वगैरह, उनको नहीं मिलेगी, मतलब वो उनको वहां मिल जाती है बेनिफिट, तो उनको इसमें प्रिजम्पटिव में नहीं लाएंगे, उनको नहीं मिलेगी। ये तो एलिजिबल एसएससी की डेफिनेशन है, जो मैंने सबसेक्शन 6 पढ़ा था, मुझे नहीं पता वो किस चीज की डेफिनेशन है, बट दैट आल्सो गिव्स सम क्वालिफिकेशन ऑन द एलिजिबल एसएससी ओनली, क्योंकि ये तीनों में पर्सन की बात करता है, ए पर्सन कैरिंग ऑन, अ पर्सन अर्निंग इनकम, अ पर्सन कैरिंग ऑन। लेकिन इसकी जो इम्प्लीकेशन जब मैं बहुत सोचती हूँ तो मुझे वही जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर आप एक्स्ट्रा अलग से भी कोई काम कर रहे हो ना, अगर प्रोफेशन में लगे हो या कमीशन या ब्रोकरेज की कोई इनकम कहीं और से भी आ रही है, एजेंसी बिजनेस कर रहे हो, इवन इफ दैट इज समथिंग डिफरेंट, वो दूसरा बिजनेस है या दूसरा प्रोफेशन है, आपको 44 AD नहीं मिलेगा। अब एलिजिबल बिजनेस, एनी बिजनेस
except the business of flying, hiring or leasing goods carriages referred to in section 44A. अगर आप 44A वाला गुड्स कैरेज को चलाने या किराए पर देने का काम करते हो तो वो वाला नहीं है, डेफिनेटली उसके लिए अलग बना रखा है. एंड whose total turnover of gross receipts in the previous year does not exceed an amount of 2 crore rupees. अब ये वो वाली आ गई ना, जो असली वाली जो क्वालिफिकेशन है कि 2 करोड़ से कम वालों को दे देंगे, 2 करोड़ तक वालों को दे देंगे, 2 करोड़ से ज्यादा वालों को नहीं देंगे. क्यों? क्योंकि इसकी इंटेंशन हमने पढ़ ली कि छोटे व्यापारियों को एक सुविधा देने की कोशिश करी गई है. क्योंकि पता है क्या होता है, इसका एक एग्जाम्पल अभी मैं पता नहीं कल रात को सोते सोते मेरे माइंड में आ रहा था. जब ये कहता है कि 8% आपकी इनकम मान ली जाएगी, 8% या उससे ज्यादा. अब सपोज किसी की 2 करोड़ की टर्नओवर है तो वो 44AD में जाता है, वो 8% दिखाता है तो कितना हुआ, 16 लाख उसकी इनकम हो गई. ठीक है. अब अगर बड़े बड़ों को अब चलो 16 लाख की इनकम हो गई, लेकिन ये तो प्रिजम्पटिव है, हो सकता है उसने एक्चुअली 15% कमाई हो, तो वो जो नुकसान भी है ना सरकार को तो 7% तक का ही होगा, 14 लाख तक का ही होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा. अगर मान लीजिए इसमें बहुत बड़े बड़े व्यापारी भी ले आए गए, मतलब 100 करोड़ों वाले, तो बहुत भारी नुकसान हो जाएगा, सब 8% दिखा के निकल लेंगे. तो दैट इज द रीजन ये कैप लगाया गया. एंड ये हम सबको पता है कि 44AD में वो व्यापारी आते हैं जिनकी 2 करोड़ तक की टर्नओवर होती है, उसके ऊपर 8% या 8% से ज्यादा आप दिखा दो और निकल. अब इसके कुछ इश्यूज हम ढूंढ रहे थे. एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 69C, ये एक्चुअली वो नंदलाल पोपली वाला केस है. ये थोड़ा सा समझाना चाहूंगी. इस केस में क्या हुआ था, जो मैं पहले भी बोल चुकी कि 44AD इज टर्नओवर बेस्ड. जब वो टर्नओवर बेस्ड है तो डेफिनेटली एओ आपसे टर्नओवर तो पूछ ही सकता है कि साहब आप कह रहे हो आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ है और आपके बैंक में तो इतने सारे पैसे आ रहे हैं, 5 करोड़ के आसपास आ रहे हैं, तो आप मुझे बता तो दो आपने बाकी सारे पैसे कहाँ से आए. डेफिनेटली ही कैन गो इनटू दैट. उस केस में थोड़ा उल्टा था. दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग केस. उस केस में मुझे फिगर्स तो अब याद नहीं है, उसने 8% दिखाई अपनी इनकम. तो असेसिंग ऑफिसर ने कहा आप 8% इनकम दिखा रहे हो, इसका मतलब 92% आपके एक्सपेंसेस हैं. सपोज उसकी टर्नओवर 1 करोड़ थी तो वो तो 8 लाख दिखा के निकल लिया, उसने कहा मेरी 8 लाख की इनकम है. तो डिपार्टमेंट ने कहा इसका मतलब 92 लाख के आपके खर्चे हैं. जब 92 लाख के खर्चे और आपके बैंक अकाउंट में से तो 50 लाख ही निकल रहे हैं, तो मैं 42 लाख ऐड करूंगा. I think I'm making myself clear. The point was कि असेसिंग ऑफिसर जब मैं अगर 44AD ऑप्ट कर रही हूँ, या तो मुझे 44AD से बाहर निकाले कि आप एलिजिबल ही नहीं हो. एलिजिबल कैसे नहीं हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखे, या तो उनमें से किसी में हूँ, या सबसे आसान ये है कि वो मेरी टर्नओवर को डिसप्रूव कर देगी. आप तो कम दिखा रहे हो, आपकी तो टर्नओवर 10 करोड़ की है, आप झूठ बोल रहे हो. और टर्नओवर वो हमेशा मेरे से पूछ सकता है. तो वहां पर एक आर्ग्यूमेंट आ रहा था. डीआर ने बोला कि 69C में गए हैं, ये एडिशन 69C में गई है, कहीं करी है कि भाई 92% आपका खर्चा होना चाहिए था, जबकि आपकी किताबों में तो 50% आ रहा है, तो मैं 42% ऐड करूंगा. तब तो इस केस में ये लिखा गया कि साहब पहले इसको 44AD से बाहर लाओ. 44AD में अगर आप इसको रखते हो तो आप सिर्फ टर्नओवर पर हमला कर सकते हो, आप खर्चे वर्चे नहीं पूछ सकते. तभी वो कहानी लिखी गई थी जो शुरू में पढ़ी, ये तो डीम्ड है. जब 8% डीम्ड है तो 92% भी डीम्ड है, एक्चुअली खर्चा नहीं है वो. तो वहां से वो क्लैरिटी आती है कि व्हाट इज प्रिजम्पटिव टैक्सेशन. तो इसमें ये होल्ड हुआ था. हाँ, ये भी इंटरेस्टिंग है. एन असेसी हु इज डिक्लेयरिंग द इनकम ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस अंडर सेक्शन 44AD और ADA and not maintaining the books of accounts could not be asked to maintain the same and get them audited. Definitely, the very intention for the introduction of section 44AD is to free the small professionals, traders and businessmen from keeping and maintaining the books of accounts. ये मैं कई बार बोल चुकी हूँ, ये 2 केस लॉज हमने लिखे हैं. Then, when the assessee fulfills all the criteria related to the application of presumptive scheme, he cannot be denied the application of the same.
The A of following his own logics and explanation cannot snatch away the benefit available to the assessee otherwise. उसको वही जो मैंने पहले कहा था, तो 44 AD से भाग लाए उसको, वे आप गलत टर्नओवर दिखा रहे हो, अदरवाइज वो नहीं कर सकता। ये केस लॉज है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये एक इलस्ट्रेशन बनाई, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं एक एक करके बताऊंगी। इसमें 44 AD 4 और 5 की क्लैरिटी आएगी मेनली, जो हमारा सब्जेक्ट है कि ऑप्टिंग इन एंड ऑप्टिंग आउट के क्या रिपरकशंस होंगे। सपोज एक बिजनेस है, यहाँ हमने ईयर्स लिखे हैं, फर्स्ट ईयर में उसकी टर्नओवर 2 करोड़ की है और उसकी एक्चुअल इनकम या प्रॉफिट उसका 9% आता है, और जो टोटल इनकम है वो उसकी थ्रेशहोल्ड से ज्यादा है, मतलब बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है। और 44 AD क्या वो एज अ प्रूडेंट बिजनेसमैन, क्योंकि उसकी इनकम 9% आ रही है, तो डेफिनेटली ही विल गो फॉर 44 AD, जिसमें वो 8% तक दे सकता है। ये हमने इस तरह से निकाला कि एक प्रूडेंट बिजनेसमैन है तो वो डिसाइड करता है वेदर टू गो फॉर 44 AD और नॉट। तो फर्स्ट ईयर में, सतीश जी आगे मत भागिए, फर्स्ट ईयर में ही रहिए, जितना नीचे जाएंगे तो कंफ्यूजन होगा। तो फर्स्ट ईयर में उसकी 2 करोड़ की इनकम है, 9% प्रॉफिट है, उसकी थ्रेशहोल्ड से ज्यादा इनकम है, तो वो 44 AD में जाना चाहता है, उसको अलाउ है। तो उसको क्या 44 AB उसके लिए एप्लीकेबल होगा? उसको ऑडिट कराना पड़ेगा? नहीं कराना पड़ेगा, क्योंकि वो 44 AD में चला गया। नो बुक्स ऑफ अकाउंट्स, नो ऑडिट। अब आते हैं सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर में उसकी 1 करोड़ 80 लाख की टर्नओवर है, डेफिनेटली वो 44 AD के लिए एलिजिबल है। 11% इनकम है और उसकी थ्रेशहोल्ड से कम है, वैसे इनकम कम है, मतलब 11% उसका प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन उसकी जो इनकम मिला मिलू के बनती है वो थ्रेशहोल्ड से कम है। अब वो 44 AD डेफिनेटली वो जाएगा, क्योंकि 11% इनकम है, वहां 8 दिखा सकता है। तब भी बुक्स नहीं बनानी और ऑडिट भी नहीं करना, वेरी सिंपल। अब थर्ड में थोड़ा पेच है, उसकी 90 लाख की इनकम है, टर्नओवर है, तो डेफिनेटली ही कैन गो फॉर 44 AD, लेकिन उसकी इनकम 5% की आ रही है। तो जब 5% की आ रही है तो उसको ये फील आती है मैं काय को 44 AD में जाऊं, मैं तो 5% दिखाऊंगा, तो ही डज नॉट गो टू 44 AD। अब ध्यान कीजिए, उसने पिछले 2 सालों में 44 AD लिया था, दैट मीन्स ही इज ऑप्टिंग आउट, ही इज ऑप्टिंग आउट। अब 44 AD तो वो नहीं लेता, लेकिन उसकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है। 44 AD एप्लीकेबल नहीं हो, वो हम ये बता चुके हैं। जो 44 AD 4 में आते हैं उनको अगर थ्रेशहोल्ड से ज्यादा इनकम है तो बुक्स मेंटेन भी करनी होंगी और ऑडिट भी करानी होगी, तो इस साल उसको करानी पड़ जाएंगी। नाउ अब क्या होगा, यहाँ तक तो फिर भी पड़ा, क्योंकि टेंडर में आप ऑप्ट कर गए तो प्लीज टेक केयर, 4, 5, 6, 7, 8 इन 5 सालों में आपको 44 AD नहीं मिलेगा, चाहे आपकी कितनी भी इनकम हो, चाहे लॉस हो या कुछ भी हो, ठीक है। 4, 5, 6, 7, 8 में आपको 44 AD नहीं मिलेगा, तो किताबें कब मेंटेन करनी है और कब ऑडिट कराना है वो हम पढ़ चुके हैं कि इन 4-5 सालों में जिसमें आप 45 AD 4 में आ रहे हो, ये 5 साल वो हो गए ना 45 AD 4 वाले, उसमें सिर्फ आपको तब बुक्स मेंटेन करनी है और ऑडिट कराना है अगर आपकी इनकम थ्रेशहोल्ड लिमिट से ज्यादा हो। तो मुझे इसमें इन 5 सालों में कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। 4, 5, 6, 7, 8 में मैं सिर्फ ये थर्ड फोर्थ कॉलम देखूंगी जिसमें टोटल इनकम वेदर इट इज ग्रेटर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट और नॉट। 4 में यस है, क्योंकि ज्यादा है तो आपको बुक्स भी मेंटेन करनी है और आपको ऑडिट भी कराना है। 5 में यस है, थ्रेशहोल्ड से ज्यादा है तो आपको बुक्स भी मेंटेन करानी है और आपको ऑडिट भी कराना है। आप कम है, आप कोई 5 44 AD 4 वाले, लेकिन क्योंकि थ्रेशहोल्ड से कम है तो आपको ना बुक्स मेंटेन करनी है ना ऑडिट कराना है। देन कम 7 में भी आपकी इनकम थ्रेशहोल्ड से कम है, मैक्सिमम इनकम चार्जेबल टू टैक्स से कम है, तो आपको ना तो ऑडिट कराना है और ना ही आपको बुक्स मेंटेन करना है। नाउ कम्स 8 में उसकी थ्रेशहोल्ड से ज्यादा इनकम, तो इसको बुक्स भी मेंटेन करनी होगी और ऑडिट भी करना होगा। मैंने बाकी कॉलम्स इसलिए नहीं पढ़े क्योंकि वो मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है। इवन इफ ही इज एलिजिबल फॉर 44 AD, he cannot go for that.
वो ऑप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसने ऑप्ट करके ऑप्ट आउट करा हुआ है 1 साल, उसके आगे के 5 साल ये चल रहे। तो 8 साल में ये हो गया। 9th में उसकी टर्नओवर 1,89 लाख हो गई और उसका प्रॉफिट 11% है। डेफिनेटली इस साल में वो जाना चाहेगा 4480 में, तो वो चला जाता है 4480 में। जब 4480 में चला जाता है, क्योंकि वो ब्लॉक तो पूरा हो चुका ना 6 साल का, ऑप्टिंग आउट वाली कहानी तो खत्म हो गई, ये तो एक तरह से नया ब्लॉक शुरू हो गया। तो इस साल में आप इसको बुक्स भी नहीं बनानी, इसको ऑडिट भी नहीं कराना। दिस इज द फर्स्ट ईयर आफ्टर द कोलैप्स ऑफ ऑल दोस 6 years। फिर 10th ईयर में उसकी 1,49 लाख की टर्नओवर है, लेकिन उसका 3% का प्रॉफिट हो गया, तो अब वो एज अ प्रूडेंट बिजनेसमैन वो फिर नहीं जाएगा 4480 में। वो क्यों दिखाएगा 8% की इनकम जबकि उसकी 3% ही है। अब इसको देखो, इस साल वो निकल जाएगा, बाहर हो जाएगा। अगर थ्रेशोल्ड, वैसे भी थ्रेशोल्ड से कम है तो उसको ऑडिट भी नहीं कराना, लेकिन अगले 5 सालों में फिर वही कहानी है। आई थिंक आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। मैम एक क्वेरी है इसमें, ये 7th ईयर में जब 2 करोड़ 10 लाख हो गई हमारी जीटीओ, तो आपका ऑडिट नहीं होगा फिर? क्योंकि ऑडिट नहीं होगा, क्योंकि ये मैं एक्चुअली ये थोड़ा सा ज्यादा टेक्निकल हो गया। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये आएगा, लेकिन मैं क्लैरिफाई कर देती हूँ आपको। देखो वो 5 साल जो, ये तो आपको समझ आ गया कि वो 5 साल आपके 4484 में आते हैं, तो उसमें आपको कैसे भी नहीं मिलेगा। आपका कहना, वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन, आपका कहना ये है कि इसमें तो मैं वैसे ही एलिजिबल नहीं हूँ, यही है ना आपका कहना? हाँ। कि मैं तो अगर मैं 4484 में नहीं हूँ तब भी मैं एलिजिबल तो हुई नहीं, मैं थोड़ी ऑप्ट आउट कर रहा हूँ, मुझे तो मिल ही नहीं रहा। तो इसका जवाब यहाँ मिलेगा। जो हम सेक्शन पढ़ रहे थे ना, सेक्शन 4 ये बात करता है वेयर एन एलिजिबल एसएससी डिक्लेयर्स प्रॉफिट। यहाँ सिर्फ एलिजिबल एसएससी का जिक्र है, एलिजिबल बिजनेस का जिक्र नहीं है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी टर्नओवर ज्यादा हो गई या कम हो गई। मैं ना इसको थोड़ा सा स्किप कर गई थी क्योंकि इट वाज टू टेक्निकल और मुझे लग रहा था कहीं ऐसा ना हो इससे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन फैल जाए, एंड आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि कोई मेरे से ये सवाल पूछ लेगा, तो आई वाज रेडी फॉर इट। आई थिंक नाउ एक्चुअली क्या है ना, दिस वे इट हैज बिकम मोर क्लियर। अगर मैं बोलती तो उतनी क्लैरिटी नहीं आती, क्योंकि अब बड़ा पॉइंटेड क्वेश्चन आया है तो मैं जवाब दे रही हूँ, तो शायद सबको समझ आएगा कि मेरा ये कहना है कि उन 5 सालों में अगर आप एलिजिबल हैं या नहीं है, इट हार्डली मैटर्स, क्योंकि यू आर एन एलिजिबल एसएससी बट यू मे नॉट बी हैविंग एन एलिजिबल बिजनेस। लेकिन इन दोनों सेक्शंस में एलिजिबल बिजनेस का जिक्र ही नहीं है, सिर्फ एलिजिबल एसएससी का जिक्र है। तो आप एचयूएफ तो हैं, इंडिविजुअल तो हैं, पार्टनरशिप भी हैं जो एलिजिबल एसएससी की डेफिनेशन है, और आप 10A 10B भी नहीं ले रहे और आप वो सी ऑफ 6A भी नहीं ले रहे, तो मैं एलिजिबल बिजनेस का तो यहाँ जिक्र ही नहीं है। I think I have made things clear. तो इसमें टर्नओवर इज नॉट मटेरियल फॉर दैट, इज नॉट मटेरियल, लेकिन हमारे लिए चीजें आसान हो रही हैं इसकी वजह से। अदरवाइज बड़ी मारा मारी होती है, क्योंकि आपको फिर एलिजिबल बिजनेस भी देखना पड़ता। अब आप कुछ मत देखो 5 साल में, इसीलिए एज आई टोल्ड यू ना कि ये 5 साल में मैं दिमाग नहीं लगा रही हूँ। मैं बाकी जो वैसे ये बड़ा इंटेलिजेंटली हमारी टीम ने डाला है ये 2 करोड़ 10 लाख, इसीलिए डाला कि ऐसा क्वेश्चन मीना जी पूछे और मैं उसको क्लैरिफाई करूं फिर, क्योंकि अगर ये कम चलता रहता तो फिर तो ठीक है चल रहा है। यस, ये स्पेसिफिकली डाला गया है। मैम एक इसमें 2 करोड़ से ऊपर होने के बाद क्या मेरा 5 साल वाला जो पीरियड है वो खत्म नहीं हो गया? क्योंकि मैं अब उस 4480 की रिजीम से ही बाहर आ गया, 2 करोड़ 10 लाख हो गया, मैं तो एलिजिबल ही नहीं हूँ 4480 में जाने इसके लिए, तो नाउ वो ऑप्टिंग आउट के 5 साल खत्म हो गए। नहीं वो अब ये फर्स्ट ईयर दोबारा से शुरू हो गया। हाँ, वो दोबारा से शुरू हो गया एंड में 2 करोड़ 10 लाख 2 करोड़ से ऊपर होते ही फर्स्ट ईयर दोबारा से शुरू हो गया। नहीं अब ये आपका 4th 5th 6th 7th मतलब 4th ईयर था जहाँ 2 करोड़ से ऊपर हो गया। तो अब मुझे 5th ईयर में, क्योंकि 2 करोड़ 10 लाख आ गया 4th ईयर में ही, मैं यहाँ पर मेरा 5 साल वाला जो ऑप्टिंग आउट वाला टेन्योर ही खत्म हो गया। वही क्लैरिटी में देना, उसी की क्लैरिटी में यहाँ से दे रही थी। जो आप इसको ऑप्टिंग आउट और ऑप्टिंग इन छोड़ दो, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि वो 5 साल कौन से हैं जिसमें 4484 में, ठीक है। आपका कहना है कि 3 साल बाद वो तो कड़ी टूट गई, फिर से शुरू करनी पड़ेगी आपको,
आपका ये कहना है ना? हाँ जी आई थिंक मीना जी मेरा पॉइंट समझ गई हैं। जब 44 AD 4 में मैं डेफिनेशन पर जाती हूँ, 44 AD 4 में कौन से सर्कमस्टेंसेस दिए? दे हैव यूज्ड द वर्ड वेयर एन एलिजिबल एसएससी डिक्लेयर्स प्रॉफिट्स, और पूरे सेक्शन में कहीं भी एलिजिबल बिजनेस की बात नहीं है, सिर्फ एलिजिबल एसएससी की बात है। तो इसका मतलब बिजनेस तो ऊपर नीचे हो सकता है ना, वो उसका उन्होंने कोई मैडम एलिजिबल बिजनेस तो अदरवाइज भी है ही ना। एलिजिबल बिजनेस से टर्नओवर का क्या लेना देना है? एलिजिबल बिजनेस डेफिनेशन में एलिजिबल बिजनेस की डेफिनेशन डेफिनेशन में एलिजिबल बिजनेस में टर्नओवर दी हुई है। एलिजिबल बिजनेस ठीक है। मींस एनी बिजनेस एक्सेप्ट दिस एंड जिसकी 2 करोड़ हो। हम्म, और एलिजिबल एसएससी वो है इंडिविजुअल एचयूएफ, और जो 10A 9 नहीं ले रहा हो, जो एटीसी नहीं ये Right. से वाली ना ले रहा हो। तो मैं ये मान के चल रही हूँ, देखो इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड हम बना सकते थे अगर इसमें कहते कि हमने 10A लेना शुरू कर दिया, या हमने कोई वो लेनी, या मैं इंडिविजुअल रही नहीं, मैं आई एम कन्वर्टेड इनटू अ कंपनी तो वैसे भी इसमें नहीं आती। द थिंग इज कि आप ये मान के चलिए जिस साल आपका 2 करोड़ 10 लाख थे, आप एसएससी तो एलिजिबल ही थे, आपका बिजनेस एलिजिबल नहीं रहा। Am I right? सतीश जी अच्छा सा सी रिलाएंगे तब आगे बढ़ूंगी। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है ना? तो हाँ। इसमें इसलिए मैंने ये भी कहा कि without using the word eligible business, they have made our life simpler. नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाती है। आप फिर वही कहानी आती कि बिजनेस भी देखो, ये तो सिर्फ इसमें ध्यान ही नहीं देना कितनी भी टर्नओवर हो जाए, आपको सिर्फ ये देखना है कि 5 साल में जहां मेरी थ्रेशोल्ड से ज्यादा हो गई इनकम, वहां मैं बुक्स मेंटेन कर लूं और वहां मैं बुक्स का ऑडिट कर। आगे बढ़े। वीना जी, आर यू सेटिस्फाइड? या आई एम फुली सेटिस्फाइड। मैम एक क्वेश्चन और है। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। इसमें हमेशा ये लिखा है कि फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर यू कैन नॉट ऑप्ट आउट। अगर वो एसएससी 6 साल के बाद ऑप्ट आउट करता है तो भी क्या करता है? हाँ नहीं, कम अगेन। जिससे इसमें ऑलवेज रिटर्न की जिस साल आपने 44 AD ऑप्ट किया है उसके नेक्स्ट 5 इयर्स तक आप ऑप्ट आउट नहीं कर सकते। वही हो गया ना, 6 साल तक लेते रहो, उसके बाद करना जो भी करना। उसके बाद कर सकते हैं मतलब वो तुम आप ये समझो 6 साल के ब्लॉक्स बन गए हैं, ब्लॉक्स बन गए हैं। अब कर लिया तो 6 साल तक चलता रहेगा वो, मतलब इंक्लूडिंग दैट फर्स्ट ईयर 1+5। ऑप्ट आउट कर लिया तो 1+5, ऑप्ट इन कर लिया तो फिर 1+5, ऐसे चलेगा। दीज आर लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है जब भी आप रिटर्न फाइल करें। मेंबर्स की क्वेरी मेंबर्स ने रेज किया है मैम कि नॉट सेटिस्फाइड। हाँ बोलो, बताइए। मतलब जैसे आपने पूछा वीना जी आप सेटिस्फाइड हैं, तो मेंबर्स ने एकदम से जवाब दिया नॉट सेटिस्फाइड। मेरे से बात मुझे अभी तक जो समझ आया है कि अगर हमारी टर्नओवर 2 करोड़ तक थी, हमने 44 AD में नहीं गए, हम अपनी रेगुलर बुक्स मेंटेन कर रहे हैं, जो भी प्रॉफिट आ रहा है 2 करोड़ से नीचे है, 1 करोड़ से ऊपर है, हमने टैक्स ऑडिट कराई 44 AD में और रिटर्न भरते जा रहे हैं, जब तक तो ठीक है। हाँ ठीक है, हम ऐसे रेगुलर चलते रहेंगे। लेकिन जब हम अपना कहते हैं 1 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर है, 2 करोड़ से नीचे की टर्नओवर है, अप टू 2 करोड़ से नहीं 2 करोड़, हाँ अप टू 2 करोड़ से, तो हमने 8% या 6% की स्कीम पे जाना चाहा। जिस साल हम फर्स्ट ईयर अपनी प्रेजम्पटिव पे गए तो हमारा 5 साल का ब्लॉक शुरू हो गया उस साल से नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए। साल तक है, हाँ नेक्स्ट 5। तो जिस साल हम ये ऑप्ट कर रहे हैं, प्रेजम्पटिव में ऑप्ट कर रहे हैं, उसके अगले 5 साल तक हम प्रेजम्पटिव में ही चलेंगे, तब तक तो ठीक है। भले ही मतलब एक्सेप्ट कि अगर हम इनएलिजिबल हो जाए, मतलब 2 करोड़ से ऊपर टर्नओवर हो जाए, वहां तक ठीक है। अब हम एलिजिबल हैं लेकिन ऑप्ट आउट करते हैं, मतलब हम चाहते हैं कि हम अपना डिक्लेयर कम करें, 8 या 6% से कम प्रॉफिट डिक्लेयर करें। हमने उसको अपना 44 AP में चले गए, भले ही हमारी टर्नओवर 2 करोड़ से नीचे है, चाहे 1 करोड़ से भी नीचे है, कुछ भी है, ठीक है। अब हमने ऑप्ट आउट कर लिया, तो अब हमारा यहाँ से डिफरेंट रिजीम शुरू हो गया 6 सालों के लिए, कि अब अगले 5, जिस साल हमने ये ऑप्ट आउट किया उसके अगले 5 साल तक अगर हम एलिजिबल हों, भले ही हम 44 AD में नहीं जा सकते, लेकिन अगर एलिजिबल नहीं है तो हमें टैक्स ऑडिट में जाना ही जाना है 44 AD में। मेरी अंडरस्टैंडिंग तो ये है,
जैसे आपने 7th ईयर में कहा 2 करोड़ 10 लाख हो गई, तो मैं एलिजिबल ही नहीं हूँ 4480 में जाने के लिए, और मेरे को टैक्स ऑडिट 4480 में जाना ही पड़ेगा। नहीं, देखो वो एक तो अलग उसके बाद आपकी अभी तक की अंडरस्टैंडिंग से हो गया कि भले ही 4th ईयर में मेरा 2 करोड़ 10 लाख हो गया, मैं 4th ईयर के लिए तो एलिजिबल नहीं हूं, तो मुझे टैक्स ऑडिट करानी पड़ेगी, लेकिन उसका अगला साल अगर मैं भले ही 4480 में एलिजिबल हूं, वैसे एक लेकिन बात नहीं बताओ ना, जाऊंगा। जिसकी भी 2 करोड़ से ज्यादा हो जाएगी उसे वैसे भी टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। नहीं, 4th ईयर में आपके इस एग्जांपल में 7th ईयर मतलब 4th ईयर 2 हाँ, करोड़ 10 लाख हो गई। हाँ, अभी ये 5 साल का 4th ईयर है, हाँ, ऑप्ट आउट के बाद 5 साल का 4th ईयर है, लेकिन 2 बिल्कुल। करोड़ 10 लाख हो गई, तो 4th ईयर में मुझे टैक्स ऑडिट करानी है। अब आपके हिसाब से जो 5th ईयर में मेरा 2 करोड़ से वापस नीचे आ गया, तो मैं अभी उस ब्लॉक 5 इयर्स में चल रहा हूं और मैं बिल्कुल 4480 नहीं ले सकता, आप ये कहना चाह रहे हो। एग्जैक्टली। जबकि अभी तक हमारी अंडरस्टैंडिंग जो थी वो ये थी कि अगर जिस साल हम इनएलिजिबल हो गए, तो उस साल हमारा वो 5 साल वाला खत्म हो गया, उसके बाद अगला साल तो दोबारा नए सिरे से शुरू होगा। मैं जो आपका एप्रीहेंशन है ना, वो मैं बिल्कुल समझ रही हूँ। आई डोंट नो, मे बी मेरे को समझाना नहीं आ रहा, मे बी मेरी वर्डिंग थोड़ी अच्छी नहीं आ रही है, इसको फिर से बोलती हूँ मैं। आपने 3rd ईयर में ऑप्ट आउट किया, ठीक 3rd है। में किया था ना? हाँ, 3rd में आपने ऑप्ट आउट किया। 4, 5, 6, 7, 8। हाँ अब आपको देखो, अभी इस पर नहीं जाते 2 करोड़ हो गया या 1 हाँ करोड़। जी, हाँ जी। ये 5 साल का एक ब्लॉक है जो वेदर यू कम अंडर सेक्शन 44AD4 और नॉट, ये सवाल है। क्योंकि बुक्स मेंटेन करने में भी और ऑडिट करने में भी ये लिखा है, इफ यू कम अंडर सेक्शन 44AD4 है। आपका ये कहना है कि 7वें साल में आप 44AD4 से बाहर हो गए हो, क्योंकि टर्नओवर बढ़ गई। क्योंकि टर्नओवर बढ़ गई। अब मैं 44AD आपको AD4 एक बार पढ़ के सुनाती हूँ, आप कैसे आते हो 44AD4 में। Where an eligible assessee declares profits for any previous year in accordance with the provisions of this section and has declared profits for any of the 5 assessment years relevant to the previous year succeeding such previous year, not in accordance with subsection 1, he shall not be eligible to claim the benefit of the provisions of this section for 5 assessment years subsequent to the assessment year relevant to the previous year in which the profit has not been declared in accordance with subsection 1. ठीक है, ये बहुत सिंपल वर्ड है, वो थोड़ा लंबी कहानी इसको पढ़ने से आपका वर्जन बिल्कुल क्लियर हो रहा है। आप उस वाली टेबल पे आ जाओ एक बार कि अब नहीं, मैं यहाँ कुछ क्लेरिफाई करना। प्लीज। हाँ जी। प्लीज टेक नोट ऑफ द वर्ड्स वेयर एन एलिजिबल एसएससी। फिर जब आप सबसेक्शन 5 में भी आते हो तो वो रेफरेंस देता है सबसेक्शन 4 का, और वो कहता है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द फोरगोइंग प्रोविजन एंड एलिजिबल एसएससी टू हुम प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 4 आर एप्लीकेबल। ये सिर्फ एलिजिबल एसएससी की बात कर रहा है, ये एलिजिबल बिजनेस की बात नहीं कर रहा। राइट, ठीक है, यहाँ तक आई थिंक आई हैव मेड माई सेल्फ। ये सबसेक्शन 4 सिर्फ एलिजिबल एसएससी की बात करता है। और एलिजिबल एसएससी की जब हम डेफिनेशन पर आते हैं तो वो कहता है इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप, रेजिडेंट, टेनेट, एनबी ना लिया हो, 6A ना लिया हो, दैट इज एलिजिबल एसएससी। सिर्फ इतना ही है। हाँ, और जो 2 करोड़ वाली बात है वो एलिजिबल बिजनेस में आती है। तो उस सेक्शन सबसेक्शन 4 एलिजिबल बिजनेस की बात नहीं कर रहा। वो नहीं कह रहा कि एलिजिबल बिजनेस से आप आउट हो जाते हो, वो सिर्फ एलिजिबल एसएससी की बात कर रहा है। यस यस। तो मैं एज लॉन्ग एज आई एम एन एलिजिबल एसएससी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि मेरी टर्नओवर है या नहीं है, मुझे वो 5 साल नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। ठीक है, राइट? कैसे? आप तो मेरे साथ थे नहीं। अब आपके साथ इससे आ रहा हूँ कि भाई 5 साल तक फिर हमें 4480 ऑप्ट नहीं कर सकते, भले ही बीच में टर्नओवर बढ़ने की वजह से हमें टैक्स ऑडिट करानी पड़ी, लेकिन वो 5 साल तक अगर कम हो गई टर्नओवर तो नहीं मिलेंगे। नहीं, थोड़ा सा गलत हो रहे हैं, थोड़ा सा मेरे से डाइवर्जन है आपका। मीना जी समझ रही हैं। आपने ये तो समझ लिया कि जिस साल मैंने ऑप्ट आउट किया उसके 5 साल में आई रिमेन एलिजिबल एसएससी। ठीक है, बिजनेस की बात नहीं कर रहा। तो आपको 44AD नहीं मिलेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ योर टर्नओवर एंड ऑल। राइट, ठीक है, क्योंकि टर्नओवर आता है बिजनेस की डेफिनेशन में। यहाँ तक आप मेरे साथ हैं? यस मैम। आइए 7th ईयर में।
जिसमें आप कहते हैं 2 करोड़ 10 लाख हो गई इसलिए आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ा। नहीं, मैं ये रीजन नहीं दे रही हूँ। मैं रीजन ये दे रही हूँ कि क्योंकि वो 44AD4 में है तो उसको देखिए, अगर आप मेरा एग्जाम्पल देखेंगे तो ये तो बड़ा मजेदार एग्जाम्पल है। 2 करोड़ 10 लाख की इनकम टर्नओवर है, लेकिन थ्रेशोल्ड से ज्यादा नहीं है इनकम। क्योंकि थ्रेशोल्ड से नहीं है तो उसको ऑडिट भी नहीं कराना और उसको बुक्स भी नहीं मेंटेन करनी। मैं कुछ बोलूं? ऑडिट नहीं कराना। एक बार सतीश की जरा सिर हिला दें, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। मैं अभी उस पे नहीं आया मैम। सर मैं कुछ करने की कोशिश करूं। हाँ जी। सतीश सर, एक्चुअली इसमें क्या है, मैम जो कहना चाह रही है वो ये कहना चाह रही है कि इसमें 2 चीजें हैं। वन इज एलिजिबल एसएससी, अनदर इज एलिजिबल बिजनेस। एलिजिबल बिजनेस 44AD के लिए जो है वो है 2 करोड़ से नीचे टर्नओवर। ठीक है, अब इसमें क्या है, वो मैम ये कहना चाह रही है कि जब हम 44AD से बाहर आ जाते हैं तो उस सेक्शन में एलिजिबल बिजनेस कहीं भी नहीं है। नोवेयर इज मेंशन कि एलिजिबल बिजनेस होना चाहिए कि वो 2 करोड़ से नीचे टर्नओवर होनी चाहिए। तो सिर्फ और सिर्फ एलिजिबल एसएससी के बारे में है, और एलिजिबल एसएससी जो है वो अब नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए उसको सिर्फ एक ही कंडीशन देखनी है कि उसका जो टोटल इनकम है वेदर दैट इज ग्रेटर देन बेसिक एग्जेम्पशन और नॉट, तभी उसको मेंटेन करनी है और ऑडिट कराना है। टर्नओवर देखनी ही है। 2 करोड़ 10 लाख के बावजूद भी क्योंकि उसकी थ्रेशोल्ड से कम है इनकम तो उसको ऑडिट नहीं कराना, उसको बुक्स नहीं मेंटेन करनी। अगर इस आंसर यहाँ गलत लिख दिया हो तो बात अलग है, नहीं सही लिखा है। So to that extent एग्री हो रहा हूँ मैं। एक दो जो मेंबर्स क्वेरी रेज कर रहे हैं, मैं एक दो लोगों को मैं पैनलिस्ट बनाना चाहता हूँ। एक काम करते हैं, ये वाला 44AD यहाँ खत्म हो जाएगा, उसके बाद सवाल ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है। हालांकि मैं ये सोच रहा था कि भाई 1-2 लोग और इसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो मैं उनको विद वीडियो लेके आता हूँ। ले सकते हैं, अब ले सकते हैं, क्योंकि 44AD मेरा खत्म है। ये वाली इलस्ट्रेशन आप कंप्लीट कर लीजिए मैम। मेरा कंप्लीट है ये तो, आई थिंक हो गया। इसको तो दोबारा नहीं बोलूंगी क्योंकि 2 बार बोल चुकी हूँ और ज्यादा बोलूंगी तो कंफ्यूजन होगा। वो ध्यान रखिएगा, 44AD4 में एलिजिबल एसएससी की बात है, एलिजिबल बिजनेस की बात नहीं है। तो आपको मानसी जैन और नरेश चंद्र जैन, दो जनों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी वीडियो के साथ आएं और जो भी पार्टिसिपेट करें। मानसी जैन। सतीश जी मेरा खत्म है यहाँ पर, ये तो हमने उसका एक फ्लो चार्ट बना रखा है, दैट विल कम हैंडी। ये कैसे पता चलेगा 44AD है, उसके बाद 44AE शुरू। सवाल ले सकते हैं आप, लेना चाहें तो, अभी तक जितना हुआ उसको। ठीक है मैम। एक मैं फिलहाल नरेश चंद्र जैन जी को अलाउ किया है, वो अपनी बात खुल के आपके साथ रखें, और एक मानसी जैन जो कि डिफरेंट व्यू दे रहे हैं या कुछ अपना क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। मानसी एंड नरेश चंद्र जैन। आप प्लीज अगर वीडियो के साथ नहीं आए तो आप अपनी बात कह सकते हैं और अलाउड आपकी वॉइस हम सुन सकते हैं। मानसी एंड नरेश चंद्र जैन। हाँ जी सर, एक सेकेंड। मैं मीनवाइल और भी देखता हूँ अगर कोई लोग और डिफरेंट व्यू रख रहे हैं या कंकर कर रहे हैं। See, you can say एक्चुअली मैं ये बोल रही थी कि सेक्शन 44AD4 जो है वो बहुत क्लियरली मेंशन करता है कि आप अगर ऑप्ट आउट करते हैं या फिर अगर आपका वो टर्नओवर, क्योंकि वहां पे वो एलिजिबल बिजनेस और एलिजिबल एसएससी वाला डिफरेंशिएशन आ जाता है, तो इन एनी केस अगर आप उस सेक्शन से बाहर होते हैं तो आप अगले 5 साल के लिए और उस साल के लिए भी एडी आप अप्लाई नहीं कर सकते, इररिस्पेक्टिव ऑफ द टर्नओवर। एग्जैक्टली जो मैम कह रहे थे, मैंने वही। someone is speaking. हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि उसके अंदर फिर नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए भी हमें कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। जो हमें उस सेक्शन, उस सब सेक्शन में गिवन है, दैट इज द इनकम एंड द थ्रेशोल्ड लिमिट। तो अगर वो इनकम थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा है तो आप ऑडिट कराइए, और अगर नहीं है तो आपको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, एज सिंपल एज दैट। तो जो मैम एग्जैक्टली राइट दैट्स इट। चलिए, नरेश जी बोल रहे थे कुछ। नरेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
नरेश जी कह रहे हैं आई कैन नॉट कम ऑन वीडियो एंड ऑडियो एज वेल बिकॉज बीइंग नो कैमरा एंड माइक्रोफोन। ओके, आवाज नहीं आएगी। आप कंटिन्यू करें मैम, फिर मैं 2 मिनट के लिए मुझे कुछ बाहर तक जाना पड़ेगा एक बार, आप हाँ, कंटिन्यू करें प्लीज। मेरे को बीना जी बताएंगे कि आर यू सेटिस्फाइड विद व्हाट एक्सप्लेनेशन है? यस मैम। Agree, ma'am. Agree. Everything is fine. Whatever you have mentioned, everything is correct. But the No, I confusion cannot- of 5 साल वाला confusion है वो रहेगा जब तक हम सेक्शन को नहीं पढ़ेंगे properly. क्योंकि हाँ, आपने पढ़ा हुआ है, हमें भी पढ़ना पड़ेगा. Then it will be clear. Yes. यू आर टू राइट, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है किसी के बोलने से इतनी बात नहीं समझ आती, लेकिन क्योंकि अब मैंने बोल दिया है तो आप उस परसेप्शन के साथ जब पढ़ेंगे ना, देन जी, यू विल रियलाइज कि हाँ शायद मैं ठीक कह रही थी। वैसे जी। देखो वेरी ऑनेस्टली अभी इस सेक्शन में बहुत ज्यादा जूरिस्प्रूडेंस तो आया नहीं है क्योंकि इट्स अ न्यू सेक्शन, तो देखते हैं बाद में क्या आएगा। दिस इज माय व्यू, ऑनेस्टली दिस इज माय व्यू एंड एनीबडी कैन डिफर फ्रॉम माय व्यू। आई अप्रिशिएट दैट, आई वेलकम दैट। और बट मैं थोड़ा सा लड़ सकती हूँ इसके ऊपर क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा फील आ रही है कि ये क्या है। बेसिकली हम लोग कोर्ट्स में या किसी में अपने व्यू पे ही तो लड़ते हैं कि इसकी इंटरप्रिटेशन हमारे हिसाब से ये है और ऑफिसर ने ये कहा है। मुझे तो कोर्ट में लड़ने की इतनी आदत है। Yes. वेबिनार या सेमिनार में आती हूँ ना तो मैं अपने आप को बार बार समझाती हूँ, नहीं ऐसा ना हो कि शुरू करते वक्त मैं बोलूँ यस योर ऑनर्स, प्लीज योर ऑनर्स। मैं बड़ा समझा कर आती हूँ अपने आप को कि ऐसा ना बोल जाऊँ। मैम बड़े अच्छा, बड़े अभी cases मैं में क्वेश्चंस भी ले लेता हूँ मैम, अभी तक के क्वेश्चंस ले लेता हाँ, हूँ। ले लीजिए इसमें एक सबसे पहले वाला भगवान पाल जी का ले रहा हूँ जो कि चैट बॉक्स में आया, लेकिन रिक्वेस्ट करूंगा सब लोग क्वेश्चन एंड आंसर में जाएं। भगवान पाल जी ने कहा 7th ईयर में डज डिपार्टमेंट टेक स्टैंड्स कि 44AB डायरेक्टली एप्लीकेबल इररिस्पेक्टिव ऑफ 4484 क्योंकि उसकी टर्नओवर बढ़ गई है। देखो ऑनेस्टली मुझे पता है इस तरह के डिस्प्यूट्स आएंगे, जो मैं अभी बोल के चुकी हूँ, ये मेरा व्यू है। और डिपार्टमेंट तो कोई व्यू रखता नहीं है ऑनेस्टली। डिपार्टमेंट तो जहां उनको फायदा लगता है वो वहां जाते हैं, तो डेफिनेटली ये वाले इश्यूज अराइज होंगे। लेकिन प्लीज प्लीज रिमेम्बर जो मैंने कहा है, ये आर्ग्यूमेंट इट्स अ प्लॉजिबल आर्ग्यूमेंट कि उसमें बिजनेस की बात ही नहीं हो रही है, उसमें सिर्फ एसएससी की बात हो रही है। तो आप लड़िएगा उसके ऊपर, जब होगा तब देखेंगे। आई नो होंगी, पक्का होंगी। अगर यही वाला सेमिनार हम 2 साल बाद करेंगे, 3 साल 4 साल बाद करेंगे, तो शायद मेरे पास इसका जवाब होगा कि देखो उस वाले जजमेंट में ये लिखा हुआ है। राइट। अच्छा, इसमें एक चीज और, अगर अभी तक की जो अंडरस्टैंडिंग थी डिफरेंट थी, मेरी भी डिफरेंट थी, अब मैं आपके साथ आ गया हूँ। सपोज फिर भी अगर 7th ईयर में इस एग्जांपल के केस में 2 करोड़ 10 लाख होने की वजह से मैंने वो इनकम नहीं देखी, इनकम थ्रेशोल्ड से नीचे थी, मैं 4484 में था, मेरे को बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं थी, ऑडिट करने की जरूरत नहीं थी। स्टिल क्योंकि 2 करोड़ 10 लाख हो गई, मैंने बुक्स भी मेंटेन की और मैंने 44AB की ऑडिट भी करा ली। विल दैट मेक एनी डिफरेंस? क्या मेरे लिए वो मैंने गलत कर दिया, या उसके लिए मेरे को कुछ क्या उसके मेरे रिपरकशंस क्या होंगे अगर मैंने कर दिया तो? मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं होंगे, क्योंकि मेरा प्रैक्टिकली नहीं होंगे, मैं लीगली पूछ रहा हूँ मैम। मैं लीगली आ रही हूँ। मेरा ये मानना है कि जहाँ प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में जहाँ भी आपको बुक्स मेंटेन करने की या ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है और आप करवा लेते हो, आप बुक्स मेंटेन कर लेते हो और आप करा लेते हो, तो कुछ भी नहीं है, क्या फर्क है? क्योंकि व्हेन यू आर इन दैट सेक्शन तो आप देखो, बाकी तो फिर वही वाली बात है ना, लड़ाई वाली बात है। डिपार्टमेंट कहेगा कि नहीं तेरी तो इतनी इनकम आ रही है, तू इतनी दिखा रहे हो। द पॉइंट इज कि उस साल में तो आपकी जो इनकम है आप वही दिखा रहे हो, उस साल में तो वैसे भी आप ऑप्ट नहीं कर रहे हो। 7th ईयर की अगर मैं बात करती हूँ तो हाँ जी, तो दैट डज सिर्फ नॉट और सिर्फ उस सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ 8th ईयर में जाकर अगर मैंने गलती करी तो वहां एक दिक्कत आएगी। एक चीज मैं क्लियर करूँ, 7th ईयर में अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होगा, देखो इनकम पर तो कोई डिस्प्यूट हो ही नहीं सकता। हाँ जी, क्योंकि ऑडिट करा लिया आपने। नहीं, ऑडिट तो आपने नहीं कराया, बट द 7th पॉइंट ईयर में 7th ईयर में ऑडिट नहीं कराया ना आपने, अच्छा, क्योंकि ठीक है, आपकी ठीक है। थ्रेशोल्ड से कम थी। हाँ लेकिन जी, आपको कुछ कंप्यूटेशन तो बना के दी होगी कि मेरी ऐसी थ्रेशोल्ड से कम है, हाँ जी, तो उसकी वेरिफिकेशन वो कर सकता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन जो मुझे फील आती है, इनकम में तो एज सच कोई डिस्प्यूट होने की कहानी नहीं आएगी। बहुत से बहुत वो ये कहेगा आपको बुक्स मेंटेन करनी थी और आपको ऑडिट कराना था, तो मैं तो वो पेनल्टी लगा दूंगा, हाँ जी, उसकी लड़ाई आप लड़ सकते हैं। ठीक है। इन एनी केस इट्स
रीजनेबल कॉस्ट कुछ भी नहीं है, तो ये तो है ही। ठीक है मैम, मैं क्वेश्चंस ले रहा हूँ। आशीष गर्ग जी का पहला क्वेश्चंस है, वेयर इन बिजनेस ऑफ फ्लाइंग गुड्स कैरिज एंड मोर देन 10 ट्रक्स एंड इनकम बिलो थ्रेशोल्ड। 44 ए की अभी हमने पढ़ा नहीं। अच्छा ठीक है, छोड़ देते हैं। वैसे क्योंकि मोर देन 10 ट्रक्स हैं तो वो 44 ए से तो वैसे ही बाहर हो गया। चलिए आगे बोलिए फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेरी फ्रॉम स्लाइड नंबर 29, लास्ट लिम, serial number 4, any other profession where audit required if gross receipt 50 lakh से ज्यादा है, what could be the other profession? Isn't it this 50 lakhs gross receipt clause applicable for only those profession which are notified? हाँ, नहीं उसमें लिखा था ना, मैं आपको सेक्शन दिखाती हूँ। ये देखिए, कैरिंग ऑन प्रोफेशन शैल, ये मैंने उस टाइम भी बोला था जब मैंने सेक्शन पढ़ा था। इफ दिस ग्रॉस रिसीट्स इन प्रोफेशन एक्सीड 50 लाख रुपीस इन एनी प्रीवियस ईयर, इसमें सेक्शन 44 ए का जिक्र नहीं है। मुझे नहीं पता डिपार्टमेंट क्या परसीव करता है कि दूसरे कौन से प्रोफेशन होंगे। जो मैं एक एग्जांपल देती हूँ, अगर मैं टीचर हूँ, इज अ प्रोफेशन, लेकिन नोटिफाइड में भी नहीं आता, कहीं एजुकेशन टीचिंग नहीं आता, और जो नोटिफाइड है उनमें भी नहीं आता। लेकिन जब मैं टीचिंग करती हूँ, मैं ट्यूशन लेती हूँ, तो मैं तो यही कहूंगी ना, मैं प्रोफेशन में हूँ, लेकिन मैं आई एम नॉट दैट नोटिफाइड प्रोफेशन। लेकिन इसमें नोटिफिकेशन की बात नहीं है, इसमें 44 ए का जिक्र नहीं है, इसमें सिर्फ प्रोफेशन लिखा है। तो आप अगर किसी भी प्रोफेशन में हो जिसमें आपकी ग्रॉस रिसीट्स 50 है, तो आपको कराना पड़ेगा। वही इसमें आ रहा है लाइन में, एनी अदर प्रोफेशन। जो 44 ए में नहीं है, एडीए में नहीं जाते, एडीए में 44 ए वाले ही जाते हैं, बाकी कोई नहीं जाता। मैम अगर कोई प्रोफेशन में है, ट्यूशन मतलब पढ़ाई है, मैं समझ रही हूँ आपकी बात। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको टीचिंग का, भाई या तो मैं कहीं सर्विस कर रही होंगी, वो तो मेरा एम्प्लॉयर रिलेशन हो गया, वैसी सैलरी हो गई मेरी, तो वो तो प्रोफेशनल इनकम नहीं है। मान लो मैं घर पर ट्यूशन देती हूँ, तो वही तो फाइट है। डिपार्टमेंट कहेगा कि ये आपका बिजनेस है, आप तो बिजनेस कर रहे हो, एंड द पॉइंट इज कि आप लड़ाई लड़ोगे, कहोगे मैं तो प्रोफेशनल हूँ। एक बहुत पुराना मुझे जजमेंट याद आता है बॉम्बे हाई कोर्ट का, दुर्गा कोटे के केस में। दुर्गा कोटे, इफ कुछ बड़े लोग बैठे होंगे तो दे ऑल नो इट, शी वाज अ वेरी एमिनेंट एक्ट्रेस ऑफ यस्टरयर्स। तो उसकी लड़ाई थी कुछ टीडीएस वीडीएस की। वो कहती है मैं तो प्रोफेशनल हूँ, मैं एक्टिंग करती हूँ, मैं प्रोफेशनल हूँ। उन दिनों तो ये वाले नोटिफिकेशंस भी नहीं थे, तो किसी ने कहा, डिपार्टमेंट ने कहा नहीं ये तो सैलरी ले रही है, ये तो इनको सैलरी मिल रही है। तो उस पर बड़ा झगड़ा हुआ है। अल्टीमेटली बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये होल्ड करा कि ये तो प्रोफेशन है, शी इज इनटू प्रोफेशन ऑफ एक्टिंग। तो इस तरह की कहानियां तो रहेंगी ही। हमने तो क्या कोशिश करी है कि भाई कहीं आपने पढ़े, पीछे कितने सेक्शंस मैंने पढ़ के सुनाए, मैं इसीलिए सारे सेक्शंस कॉपी करके लाई हूँ। वहां देखो बहुत बहुत स्पेसिफिकली हर जगह लिखा हुआ है प्रोफेशंस मेंशन्ड अंडर सेक्शन 44 AA1 सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन। लेकिन इस वाले टैक्स ऑडिट वाले में नहीं लिखा, इसमें खाली प्रोफेशन लिखा है। इसका मतलब ये कहीं ये परसीव तो करके चल रहे हैं कि इसके अलावा भी कोई प्रोफेशन है। वो बात अलग है कि ये लड़ाई इस बात की रहेगी कि प्रोफेशन, वो कहेंगे कि आप तो बिजनेस कर रहे हो, प्रोफेशन ही कर रहे हो। वो एक अलग लड़ाई है, वो एक अलग लड़ाई है। विद दैट इज ऑन प्रिंसिपल्स, आप लड़ लो उसके ऊपर। लेकिन मेरा ये मानना है कि छोड़ दो, आपका मन करता है इसके अलावा और कोई प्रोफेशन तो इस फोर्थ को हटा दो। ये माना कि भाई ये जो 44A भी है वो किसी और प्रोफेशन को भी परसीव करता है। तो अगर कोई दूसरा प्रोफेशन है तो उसमें 50 लाख से ज्यादा है तो करा लो टैक्स ऑडिट, दैट्स ऑल। मैम आजकल जैसे ये कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है ये सैलरी नियम देके उसको प्रोफेशनल फीस देते हैं टीचर्स को। हाँ, प्रोफेशनल फीस दे रहे हैं, तो टीडीएस प्रोफेशनल का काट रहे हैं। हाँ, तो वो टीचर ही कहेगी ना मैं तो प्रोफेशन ही कर रही हूँ, मेरी कहाँ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन तो है ही नहीं। तो फिर उसमें मैम फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना कंपल्सरी हो गया। टोटल इनकम से ज्यादा है तो 50 लाख से ज्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट में किसकी होती? नहीं मैम, बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो 2.5 लाख पे लिखा है ना आपने कि बुक्स करो करनी पड़ेंगी उसको, फिर हम 44 AD में नहीं दिखा सकते।
या फिर कहो मेरा तो बिजनेस है। ओके। भाई देखो ये लड़ाइयाँ तो रहेंगी। नहीं मतलब इसमें ठीक है, नटशेल में क्या best- रहा, अगर कोई ट्यूशन पढ़ाता है या ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट में प्रोफेशनली मेरा टीडीएस कट रहा है 194J में, अगर आप ये कहते हो कि मैं किसी प्रोफेशन में इन्वॉल्व हूँ, मैं प्रोफेशनल काम कर रही हूँ, एंड वो प्रोफेशन उसमें नहीं है, 44AA1 में नहीं है, वो 7 वो- प्रोफेशंस में नहीं है जो हमने अकाउंटेंसी वगैरह पढ़े थे, नोटिफाइड में भी नहीं है। जैसे मेरे को टीचिंग ही याद आता है, ज्यादातर टीचिंग ही देती हूँ क्योंकि टीचर्स आर ऑलवेज कंसीडर टू बी Yes. प्रोफेशनल्स। तो Yes. अगर मैं टीचिंग में इन्वॉल्व तो मैं तो प्रोफेशनल हूँ। अगर आप कहते हो आप प्रोफेशनल हो तो उसमें बहुत क्लियरली लिखा है 44AB में, अभी मैंने पढ़ के दिखा दिया, उसमें नहीं लिखा 44AA वाले प्रोफेशन, उसमें लिखा सारे प्रोफेशन। आपको अगर इसका 50 मतलब लाख क्या से हुआ? ज्यादा आपकी, इसका मीनिंग अगर नटशेल में करें कि वो 44ADA में तो क्योंकि स्पेसिफाइड वाले होंगे, बिल्कुल तो ये टीचिंग क्योंकि स्पेसिफाइड नहीं है तो 44ADA में तो नहीं जाएगा, 50% में नहीं है, ये 8% जाना चाहे, मतलब 50% इनकम दिखाए इट्स ओके, लेकिन ये 8% पे भी दिखा के काम चला सकते हैं। नहीं, उसके लिए फिर इसको कहना पड़ेगा मेरा बिजनेस है, हाँ फिर लेकिन लड़ाई है, फिर डिपार्टमेंट कहेगा बिजनेस नहीं है ये तो सेफली 44AD में 50% इनकम दिखाए और 44AD में रहे, आप ये कहना चाह रहे हो? डेफिनेटली वो उसकी कंप्लायंस बेटर रहेगी, उसमें थोड़े आपके द्वंद होने के आसार कम है बस। मैम वही लेकिन मैं मेरा कहना चाह रही थी, जैसे किसी की अगर सपोज करो प्रोफेशनल इनकम आ रही है, सपोज करो 12 लाख ही आ रही है, टीडीएस कट के आ रही है, 1,20,000 टीडीएस कटा है, तो हम सिंपली उसको 6-6.5 लाख रुपए अगर इनकम दिखाते हैं और बिजनेस 4480 में दिखा देते हैं, तो मेरे ख्याल से उसमें कोई ऑब्जेक्शन होगा? होना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए। बाकी होने को कुछ भी होता है पर होना नहीं चाहिए, होपफुली नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैम, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्म एंगेज्ड इन सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, टर्नओवर 40 lakhs फॉर 1920 फाइनेंशियल ईयर, क्वेरीज क्या क्या है? वेदर 44AA with respect to professionals applicable to such firm software consultancy and software development है। Firm is showing first scenario 35% as net profit, second scenario net loss after maintaining books, whether 44ADA automatically applies those SSCs who's showing less than 50%, and whether audit applies in the above facts of the case। 44ADA भी अभी हमने पढ़ा नहीं है, आगे हमारी स्लाइड्स हैं, पर मैं ले लेती हूँ सवाल। प्रोफेशनल्स हैं 44AA1 वाले प्रोफेशनल्स हैं, उनकी कोई पार्टी फर्म है, कितनी आपने वो बताई थी, टर्नओवर क्या बताई थी? 40 lakhs ग्रॉस रिसीट्स 40 lakhs 50 लाख से कम वाले को 44ADA में जाने देते हैं। जाइए आप आगे, क्या पूछा? पहला क्वेश्चन है कि 44AA वाला प्रोफेशनल है तो क्या वो एप्लीकेबल होगा 44AA के लिए, कंसल्टेंसी, सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, और ADA के लिए एलिजिबल होगा वो। ओके। एंड अगर फर्स्ट सिनेरियो 35% नेट प्रॉफिट दिखाता है या सेकंड सिनेरियो नेट लॉस दिखाता है मेंटेन करके बुक्स अकाउंट्स में, तो क्या वो 44ADA में कवर है? नहीं है ना, वो 44ADA में कवर नहीं है। 44ADA तो कहता है आपकी 50% इनकम आनी जाएगी, और जब अगर आप लॉस है तो 35% दिखाते हो, लॉस है या 35% है तो 50 से कम हो गई ना, तो इनफैक्ट यू आर नॉट अंडर 44ADA। आपको बुक्स मेंटेन करनी पड़ेंगी और आपको बुक्स ऑडिट कराने पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि तो 44ADA में जो भी हमने करानी है, जो आगे आ रहा था, उसमें भी थ्रेशोल्ड वाली कंडीशन है, और फिर आपको इनकम कैलकुलेट करनी पड़ेगी आप अपनी, अगर वो मैक्सिमम अमाउंट चार्जेबल टैक्स से ऊपर है तो आपको बुक्स भी मेंटेन करनी है और ऑडिट पे करना है। 44AA4 में ये लिखा हुआ है, वो हम आगे पढ़ने वाले थे, कोई नहीं, मैं बता देती हूँ। अब सवाल का जवाब ये आया क्योंकि आपकी 40 लाख की टर्नओवर है, ग्रॉस रिसीट्स है, यू आर एलिजिबल फॉर 44AA। आप 35% कहते हो मेरा इनकम है, जबकि ये की बात करता है, 50 देने को तैयार हो तो ठीक है। अगर 35% है या लॉस है, दोनों केसेस में, क्योंकि वो 50 से कम है, तो आप बुक
बुक्स मेंटेन करनी पड़ेंगी और ऑडिट कराना पड़ेगा, आपकी थ्रेशोल्ड से ज्यादा इनकम है, मतलब जो की 44 इनकम्स भी कैलकुलेट होंगी ना। जो 44 AD में है कि बुक्स ऑफ कांग्रेस अकाउंट भी मेंटेन जब करनी है जब थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा इनकम है। 44 ADA 4 पढ़ ले, सबसेक्शन 4 पढ़ ले, उसमें बहुत क्लियरली लिखा है। चलिए मैं एक जो हम प्रपोज आगे करूंगा ये, क्योंकि अभी हमारा 44 ADA और 44 E रह गया है, तो इसको एक और सेशन लेंगे जिसमें ये दोनों टॉपिक कवर कर लेंगे। AE में एक्चुअली कुछ इश्यूज ज्यादा आते हैं, ADA में तो नहीं है, ADA इज अ स्मॉल सेक्शन। AE में इसलिए आते हैं कि AE जब मैं पूरा पढ़ती हूँ तो मुझे ये फील आती है कि जिसके पास भी वो गुड्स कैरेज है उसके ऊपर AE थोप दिया गया है, या तो आप इसको मान लो नहीं तो आप बुक्स मेंटेन करो, उसमें थ्रेशोल्ड कुछ नहीं दे रखा। अगर आपको वो नहीं माननी तो किताबें मेंटेन करो और किताबों का ऑडिट कराओ हर हालत में, चाहे लॉस है चाहे कुछ भी है। तो एक तरह से थोप दिया गया। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें टर्नओवर और रिसीट्स कोई क्राइटेरिया है ही नहीं। ओनर ऑफ गुड्स कैरेजेस, मुझे वो अगर मैं उसमें जाना चाहती हूँ, भाई आप कैलकुलेशन करके देख लो ना, जो उन्होंने 1000 और 7,500 लाख का एक कंप्यूटेशनल प्रोविजन दे रखा है वो लगा लो जितने ट्रक्स हैं आपके, और अगर आपको लगता है आपकी इनकम इससे कम है तो डोंट गो टू दैट। लेकिन उस केस में आपको बुक्स मेंटेन करनी पड़ेंगी और बुक्स ऑडिट भी करानी पड़ेगी, और अगर उससे ज्यादा लगता है इनकम है तो उसी में चले जाओ। तो उसमें कुछ इश्यूज आते हैं क्योंकि उसमें द वर्ड्स यूज्ड आर असेसी, तो इसमें फिर सब आते हैं, कंपनी सब आ जाती है उसमें, मैट वैट उसमें एसएससी इंक्लूड एवरीथिंग है, उसमें इंडिविजुअल से लेके पर्सन है, प्राइवेट लिमिटेड तक सब कुछ पर्सन है, बस कवर कर दिया जी। पर्सन है। मैं आपको एक स्लाइड दिखाना चाहूंगी, तो मैं अभी छोड़ देती हूँ। ADA थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे, मैं सतीश जी को पहले ही बोल रही थी कि मुझे कहाँ टाइम कम लग रहा है, जबकि अभी हम 15 मिनट आगे आ चुके हैं। ये मैंने एक स्लाइड बना रखी है 44A में, AA में द वर्ड्स यूज्ड आर एवरी पर्सन, जो बुक्स मेंटेन करने की है। AB में भी एवरी पर्सन है ऑडिट के लिए। AD में एलिजिबल एसएससी हु इज अ रेजिडेंट, एलिजिबल एसएससी की डेफिनेशन अभी हमने पढ़ ली, रेजिडेंट होना जरूरी है। और 44 ADA में एन एसएससी बीइंग अ रेजिडेंट, ये भी रेजिडेंट होना चाहिए और एसएससी होना चाहिए। और 44 AE में द वर्ड्स यूज्ड आर एन एसएससी, और एसएससी की डेफिनेशन 27 में आ रही है, एवरी पर्सन, ये जो भी है मैंने डेफिनेशन नीचे लिखी है। तो उसमें कंपनी भी आती है। सतीश जी क्या आ गया है? आप मैं क्वेश्चन आंसर अगर आप कहें तो मैं ले लूं क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस हैं, 25-30 क्वेश्चन तो हैं। एक काम करते हैं, AE और ADA वाले क्वेश्चन अभी छोड़ देते हैं, ठीक है, AD वाले AB वाले ले लेते हैं। ठीक है। कुछ आपने मेरे को भी भेजे थे ना? हाँ जी, एक सवाल आपने मेरे को मेल किया था और एक आपने मुझे व्हाट्सएप किया था, तो मैं वो भी ले सकती हूँ, आप लीजिए। एक क्वेश्चन है, इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म ऑप्ट्स आउट फॉर 44 AD बट इट पेज सैलरी टू पार्टनर्स, in that case for computing partners tax liability how that salary income from partnership firm is to be substantiated? जैसे नॉर्मली होती है, जैसे नॉर्मल केसेस में जब आप ऑप्ट आउट कर ही चुके हो तो 44 AD वाले तो रूल्स लगेंगे नहीं। नॉर्मली जैसे अपना कैलकुलेट करते हो बुक्स के हिसाब से, जो भी टैक्स निकालते हो वैसे निकाल लो, एक्सपेंसेस जैसे अलाउ होते हैं वैसे सेम एज इट इज, बिल्कुल वैसे ही होंगे, उसमें कुछ नया नहीं है क्योंकि आप ऑप्ट आउट कर चुके हो तो आपके किताबों के बेसिस पर ही तो करेंगे ना। मैम अगर उन्होंने ऑप्ट किया है, अभी 44 AD को ऑप्ट किया हुआ है, तो फिर सैलरी तो नहीं मिलता, तो सैलरी अलाउ नहीं होगी, तो सैलरी और इंटरेस्ट अलाउ नहीं है। एज आई टोल्ड यू, वो सबसेक्शन 2 में पहले एक प्रोवाइजो होता था जो स्पेसिफिकली अलाउ करता था, और जहां स्पेसिफिकली अलाउ करना है स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, 44 AE में अलाउ है। जो गुड्स कैरेज वाले हैं, कैसे खुलेगा, जो गुड्स कैरेज वाले हैं उनको अलाउ है, वहां पर अलाउ है, 44 AD में अलाउ नहीं है। वो पहले होता था, हटाया गया है, तो इसका मतलब उनका मन नहीं है देने। सतीश जी मैं पढ़ूं कुछ जो आपने मुझे मेल भेजी? हाँ जी मैम। ये थोड़ा सा ना इसमें मुझे ऐसी फील आ रही है, तो ये ADA और AE से रिलेटेड नहीं है, मोस्टली AA, AB और AB से
रिलेटेड है जहाँ जितना हमने आज पढ़ा है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन है। इन्होंने कहा व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ अमेंडमेंट मेड टू सेक्शन 44AB बाय वे ऑफ एडिशन of proviso to section 44AB1, wherein the limits of turnover for audit has been enhanced from 1 crore to 5 crores, where the receipts and payments in cash is less than 5% of the total receipts payments. ये मैंने पढ़ के बताया था आपको। 44AB में एक प्रोवाइजो डाला है कि अगर आपकी 5% से ज्यादा कैश में नहीं है रिसीट्स, तो आपको करोड़ पे कराने की जरूरत नहीं है ऑडिट, आप 5 करोड़ पे कराइए। तो इन्होंने पूछा व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस। इम्प्लीकेशंस कुछ नहीं है, एक लेजिस्लेचर का एक मानना है, जो आपको पता ही है पिछले कुछ सालों से सरकार का ये रवैया रहा है, तो कैशलेस कर दो बिल्कुल, या लेस कैश कर दो, सो दैट ट्रांसपेरेंसी रहे। तो इन्होंने ये मान लिया कि अगर आपका 5% से ज्यादा कैश में ट्रांजेक्शन नहीं है, रिसीट्स भी नहीं है, पेमेंट्स भी नहीं है, तो हम आपको, जिसको कहते हैं ना दूध का धुला हुआ, मान लेंगे। और 5 करोड़ भी आपकी भी टर्नओवर होगी तो हम कहेंगे 5 करोड़ से ज्यादा होगी तब ऑडिट कराओ, 2 से 5 के बीच में कोई जरूरत नहीं। बस इम्प्लीकेशंस कुछ नहीं है, मैंने कहा था उसको ज्यादा दिमाग में मत रखो, रखोगे तो कंफ्यूजन होगा। सिर्फ 2 को 5 कर रहा है वो, उसके अलावा बाकी सारे प्रोविजंस वही के वही रहेंगे। अगर आपकी कैश में रिसीट्स और पेमेंट्स 5% से कम है तो आपकी जो थ्रेश होल्ड है वो 2 करोड़ से 5 करोड़ हो गई है टैक्स ऑडिट। एक क्वेश्चन बड़ा रेलेवेंट है मैम, NECA doing his practice and receipts। मैंने थोड़ा ना ब्रॉडबैंड इशू दे रहा है, तो मैंने सिर्फ वीडियो ऑफ किया जान के, थोड़ा ब्रॉडबैंड का इशू है। NECA doing his practice and receipts are say 7 lakh per year, 7 लाख रुपए की रिसीट्स है CA प्रोफेशन में, and he also invest in shares say in 1 year, शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, एंड इन 1 year he sold shares of say 1.25 crores, whether he should get his accounts audited though he is just investing, what is the thin line between investment of shares and stock in trade of shares? थोड़ा सा हटके है क्वेश्चन। थिन लाइन नहीं है, इट्स अ मैटर ऑफ इंटेंसिव रिसर्च। आप कहोगे कि मेरी इन्वेस्टमेंट है, डिपार्टमेंट कहेगा नहीं आप तो बिजनेस कर रहे हो। उस वो तो 2-3 तो सर्कुलर्स आ चुके हैं CBDT के, जिसमें उन्होंने गाइडलाइंस दी हैं कि ये चीजें चेक करो, कितनी फ्रीक्वेंटली आप ट्रेडिंग करते हो, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, कितने लॉसेस होते हैं आपके, कितने आपके विद डिलीवरी होते हैं। इट्स नॉट लाइन, दो इट मे बी अ थिन लाइन बट इट इज नॉट एन इजी थिंग। ये क्या है, ये वो वाली चीजें होती है कि आपकी इंटेंशन क्या है, आप इन्वेस्टमेंट रखना चाहते हो या स्टॉक इन ट्रेड रखना चाहते हो, मतलब आप एज इन्वेस्टमेंट उसको डील करना चाहते हो या आप बिजनेस की तरह डील करना चाहते हो। लेकिन आपके मन में क्या है, इंटेंशन तो आपके मन में ही होगी ना, वो कैसे कार्व आउट करी जाए, डिपार्टमेंट कैसे निकाले कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या आप बिजनेस कर रहे हो, और आप कैसे प्रूव करो कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो बिजनेस कर रहे हो। तो वो भारी इशू है, उसमें CBDT के 2 सर्कुलर आए हुए हैं जिसमें गाइडलाइंस हैं, जिनके बेसिस पर AO डिसाइड करता है, फिर आप लड़ते हो आगे जाके अपील्स में कि नहीं मेरी इंटेंशन तो इन्वेस्टमेंट की थी। ये जवाब है क्या क्योंकि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है और बिजनेस तो कर ही नहीं सकता, इन प्रैक्टिस है, तो ये इंटेंशन तो बिजनेस है ही नहीं। अब ये तो ऐसा तो आप कहोगे ना कि मैं तो तो बिजनेस कर ही, डिपार्टमेंट तो होल्ड कर सकता है, बिजनेस कर रहे थे, फिर ICAI लड़ता रहेगा। सर उसमें सतीश सर उसमें है तो इन्वेस्टमेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट की, बट इनकम टैक्स उसे बिजनेस लेता है क्योंकि वो अदर एक्टिविटीज में आ जाता है। चलिए, क्योंकि डिपार्टमेंट नहीं मानता इस बात को कि आप क्योंकि डॉक्टर हो या CEO हो तो आपको बिजनेस करना ही नहीं, मुझे क्या पता आप कर रहे होंगे, बाकी वो इंस्टीट्यूट का मैटर रह जाता है। स्पेसिफिकली अगर आप विदाउट डिलीवरी काम कर रहे हैं तो वो तो स्पेसिफिकली बिजनेस में, तो कभी बिजनेस नॉन बिजनेस तो अलग चीज हो गया ना, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, डिलीवरी की बात कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑलरेडी दे चुके हैं हम एक्चुअली टॉपिक से भटक के जा रहे हैं। डेफिनेशन है प्रोफेशनल वाली, उसमें नहीं आता वो। जी 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 जगजीत, हम टॉपिक से भटक रहे हैं, हम ऐसे प्रेजेंटिव पे ही रहते हैं अभी, क्वेश्चंस वही लेता हूं। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वही 2 करोड़ वाला, ऑप्ट आउट वाले 2 करोड़ से ज्यादा की टर्नओवर वाले, आंसर ऑलरेडी आ चुका है। 4480 is claimed continuously for 5 years से 19-20 से लेकर 24-25 असेसमेंट ईयर तक, then I have no restrictions to opt out and again opt in
अगर 5 साल तक लगातार 6 कंटिन्यूसली साल का होगा ना, 6 साल का ब्लॉक बनेगा ना। हाँ अगर इन्होंने 5 लिखा है। हाँ तो इसको 6 मान लेते हैं, मतलब उन्होंने गलती से लिख दिया। आगे सवाल क्या है? सवाल ये है कि देन आई हैव नो रिस्ट्रिक्शंस टू ऑप्ट आउट एंड अगेन ऑप्ट इन। वो कुछ नहीं है, फिर आप फ्रेश शुरू करेंगे। अब अगले साल देख लो आपको लेना है या नहीं लेना। आपके ऊपर 44AD4 नहीं लगेगा, 4 और 5 में। एक क्वेश्चन फिर वो शेयर ट्रेडिंग का है कि क्या शेयर ट्रेडिंग 44AD में कवर होती है? डिपेंड करता है ना, बिजनेस कर रहे हो या वो है। ठीक है, अब गाइडेंस नोट में तो लिखा हुआ है ना किस तरह से उसकी टर्नओवर कैलकुलेट होगी। हाँ जी। I made that clear. If in 1 year turnover increases beyond limits 44AD से ज्यादा, the assessee is out of 44AD. Next year turnover decreases, can the assessee opt for 44AD as in preceding year he did not opt out? अगर उससे पहले, उससे पिछले 4 सालों में भी नहीं लिया तब तो सकता है, ले सकता है। ठीक है, इसका आंसर आ चुका है। मैं चलूं कि पहले साल में वो एलिजिबल नहीं था तो उसने ऑप्ट नहीं किया, अगले साल में वो ऑप्ट करना चाह रहा है, कर ले, क्योंकि वो दैट इज द फर्स्ट टाइम ही इज ऑप्टिंग। मैं थोड़ा सा फास्ट ले रहा हूँ क्वेश्चन। SSC filing ITR under section 44AD for 2 years. Third year his turnover is 1.2 crores, that is more than 1 crore, and gets his accounts audited. It is seemed that he has got out. He has opt out from his scheme, and will he be liable for section 44AD4? ये थोड़ी सी गलती हो जाती है। जो आपने ये क्वेरी मुझे भेजी थी ना मेल पर, इसमें भी कुछ कंफ्यूजन था। देखिए, आप 44AD से ऑप्ट आउट कर सकते हैं। आप टैक्स ऑडिट करवा के 44AD से ऑप्ट आउट हो गए, ऐसा नहीं है। आपने टैक्स ऑडिट करा लिया, आपको जरूरत नहीं थी। देखिए 2 करोड़ की लिमिट है 44AD में, जबकि इनका कहना है कि मेरी कुछ 1 करोड़ कितनी इन्होंने 1 करोड़ 20 लाख। 1 करोड़ 20 लाख, तो यू आर एलिजिबल फॉर 44AD। अगर आपने बुक्स मेंटेन भी कर ली और आपने ऑडिट भी करा लिया, उसके बावजूद भी अगर चाहे तो आप 44AD अवेल कर सकते हैं। नथिंग रॉन्ग इन दैट। 5 साल तक कर ही सकते हैं। उसमें ऐसा क्राइटेरिया नहीं है ना। देखो 44AB में आप जाएंगे या नहीं जाएंगे, दैट इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ वेदर यू हैव ऑप्टेड फॉर 44AD और नॉट। तो वेदर यू हैव ऑप्टेड फॉर ऑडिट और नॉट डज नॉट मीन यू आर ऑप्टिंग फॉर 44AD और नॉट। ये आपकी चॉइस है, आप 44AD लेते हैं या नहीं लेते हैं। आपने लिखा कि क्योंकि मैंने ऑडिट करा लिया, आई ऑप्टेड फॉर। आपकी इंटेंशन होनी चाहिए ना, आप ऑडिट करा के भी उसको कर लो। डिपार्टमेंट नहीं मानता आपसे ऑडिट। मतलब ऑडिट करा लिया तो ऑप्ट आउट नहीं माना जाएगा। ऑप्ट आउट तब माना जाएगा जब आप अपनी इनकम उसमें डिक्लेयर नहीं करेंगे। ऑडिट कराने के बावजूद भी मेरा ये कहना है कि ये 2 करोड़ से नीचे है तो दे कैन गो फॉर 8%। ओके, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो ऑडिट करा के अगर 8% से नीचे जा रहे हैं तब ऑप्ट आउट हुआ। नहीं, मैम ये कह रही हैं कि अगर हम रिटर्न में 44AD में अगर अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो हम 44AD ऑप्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ओके। आपने ऑडिट करा लिया या नहीं करा लिया। अच्छा, मतलब इनकम टैक्स रिटर्न के फॉर्म में अगर हमने 44AD जो है ऑप्ट आउट किया, तब हम ऑप्ट आउट माने जाएंगे। हाँ, पहले ऑप्ट किया फिर ऑप्ट आउट किया तब माने जाएंगे। टैक्स ऑडिट से कोई लेना देना नहीं है। टैक्स ऑडिट इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ऑप्टिंग आउट। राइट। ये नहीं कि आपने क्योंकि मैंने टैक्स ऑडिट करा लिया तो मैं तो ऑप्ट आउट हो गया। क्यों हो गए? अगर आप एलिजिबल हो तो लो ना, किसने मना किया है? ओके, आई थिंक थोड़ा सा कंफ्यूजन है। मैं फिर से बोलती हूँ, 44AD आपके पास एक ऑप्शन है जिसकी उन्होंने कुछ कंडीशंस दी हैं, बाकी सारी तो मैं छोड़ रही हूँ। वन ऑफ द मेन कंडीशंस इज कि आपका टर्नओवर 2 करोड़ से कम होना चाहिए। आपका टर्नओवर 2 करोड़ से कम है। आप कहते हो क्योंकि मैंने ऑडिट करा लिया। नहीं, ऑडिट कराने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट पहला स्टेप ये होता है कि आप 44AD ऑप्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। आप एलिजिबल हो और आप ऑप्ट कर रहे हो तो आप ऑडिट कराओ या ना कराओ, डिपार्टमेंट को कोई मतलब नहीं है। आपने करा भी लिया तो इट हार्डली मैटर्स। यू कैन स्टिल गो फॉर 44AD क्योंकि आप एलिजिबल हैं। क्योंकि एलिजिबल क्राइटेरिया में कहीं नहीं लिखा 44AB मतलब आपको ऑडिट कराना है या नहीं कराना। वो तो कॉन्सिक्वेंशियल होता है कि आप किस स्टेज पर है, उस स्टेज पर आपको ऑडिट की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। जो इनके क्वेरी से मुझे समझ में आ रहा है, इन्होंने ऑडिट करा लिया लेकिन दे आर स्टिल एलिजिबल फॉर 44AD क्योंकि इनकी टर्नओवर कम है 2 करोड़ से। ही कैन स्टिल गो फॉर दैट। रख ले अपने पास ऑडिट रिपोर्ट।
जरूरत नहीं है। It all depends upon choosing the ITR form कि हम ITR form कौन सा भर रहे हैं। देखो ITR फॉर्म में मैं एक सवाल मेरे पास बहुत सारे लोगों के पास से आया जो मैं क्लियर करना चाहूंगी। ITR 4 कहता है कि आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन प्रिजम्पटिव बेसिस पर अगर बिजनेस डिक्लेयर करते हैं तो आप ये फॉर्म भरिए, लेकिन उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। देखिए ऑनेस्टली मैं इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरती हूँ, बट सिंस आई एम अवेयर ऑफ कि वो किस तरह के फॉर्म है तो मैं आपको बता पा रही हूँ। ITR 4 में प्रिजम्पटिव टैक्सेशन लिखा है, उसके अलावा उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस दी गई है। आप अगर डायरेक्टर है, मैं एक ही एग्जांपल लेके चलती हूँ, आप अगर डायरेक्टर है या अनलिस्टेड कंपनी में शेयर होल्डर है तो आप ITR 4 नहीं भर सकते, लेकिन आप ITR 3 तो भर सकते हैं। ITR 3 भर सकते हैं ना, और 3 के जब आप बिजनेस के कॉलम में जाओगे तो उसमें प्रिजम्पटिव का अलग से प्रोविजन दे रखा है। क्या वेदर यू वांट टू गो टू, वीना जी हाँ कर रही है मेरी बात को, जबकि मैंने खुद कभी बना नहीं है। यू गो फॉर 3 ना, फिर 4 में क्यों अटके हुए हो? देखिए 4 तो सुगम है ना, आई थिंक इफ आई एम राइट। यस, हाँ, सरल एंड सुगम है, तो वो तो आसानी के लिए दी गई है कि छोटे छोटे जिनका सिर्फ इतना ही होगा वो चले जाएं, जिनके पास 2 घर है वो भी नहीं जा सकते, डायरेक्टर भी नहीं जा सकते, शेयर होल्डर अनलिस्टेड कंपनी के भी नहीं जा सकते, शायद एक आधी और भी कुछ उसमें रिस्ट्रिक्शन है। तो आप अगर खाली प्रिजम्पटिव दिखाना चाहते हो, खाली बिजनेस इनकम है आपकी, तो आप 4 में चले जाओ, आसानी से भर दोगे। लेकिन अगर आप उसके रिस्ट्रिक्शंस में आते हो, कोई और दूसरा फॉर्म तो होगा जिसमें आप जा सकते हो, और उस दूसरे फॉर्म में बिजनेस वाले हेड में प्रिजम्पटिव का कॉलम है, आप उसको प्रिजम्पटिव भर दो। होता क्या है कि जब वो रिटर्न्स के फॉर्म्स के जो वो हेडिंग्स होती है ना, उसमें प्रिजम्पटिव सिर्फ ITR 4 में आ रहा है, बाकी किसी में हेडिंग में नहीं आ रहा कि दिस इज मेंट फॉर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। तो उसमें कहीं एक कंफ्यूजन हो जाता है कि ITR 4 ही भरना पड़ेगा और प्रिजम्पशन में जाना है। ऐसा नहीं है, अगर उसकी रिस्ट्रिक्शन में आते हो तो गो टू ITR 3 एंड दैट इज वर्केबल, होता है, भर सकते हो। अब क्योंकि 8:30 बज चुके हैं, आप अगर चाहें तो मैं क्वेश्चंस पढूं, नहीं तो एक प्रिविलेज लेते हुए एक क्वेश्चन मैं जरूर पूछना चाहूंगा कि कई बार क्या होता है, हम बुक्स भी बनाते हैं, बैलेंस शीट भी बनाते हैं, उसकी ऑडिट कराएं या ना कराएं वो अलग मैटर है, और उसके हिसाब से सपोज हमारी 1-2 करोड़ से नीचे कम की टर्नओवर है, प्रॉफिट हमारा 8% से ज्यादा एक्चुअल में ही आ रहा है, हमने वो पूरी बैलेंस शीट इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में भरी, वहां पे वो पूछते हैं कि क्या आप 4480 में जाना चाहते हैं, अगर उसको यस कर दें तो हमने 44 ऑप्ट किया हुआ है, और अगर उसको ना करें और नॉर्मल भले ही हम 8% से ज्यादा दिखा रहे हैं, बैलेंस शीट दे रहे हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन्ड है, से 10% हम दिखा रहे हैं, लेकिन हमने 4480 वाले कॉलम पे टिक नहीं किया, तो हमने 4480 को ऑप्ट नहीं किया, ये माना जाएगा? देखिए ये प्रैक्टिकल ऑपरेशनल काम है, मैं नहीं इतना ज्यादा बता पाऊंगी, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने बैलेंस शीट मेंटेन भी करी है, बनाई भी है, प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाया है, किताबें भी मेंटेन करी है, तो वो रोकता नहीं है आपको 4480 लेने से। रिटर्न भरने में मैं नहीं कह सकती कि यूटिलिटी कहाँ आपको परेशान करती है। अच्छा, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, ये मैंने इनडायरेक्ट पूछा था, डायरेक्ट क्वेश्चन ये है कि हमने, हाँ जी एक चीज बोलना चाहूंगी, इस PPT में आपको ढूंढना पड़ेगा, कहीं हमने एक केस लॉ भी डाला है जिसमें ये लिखा है कि अगर गलती से असेसी को आइडिया नहीं था कि वो 4480 में जा सकते हैं और उसने कुछ इनकम अपनी अनटसेंटसी डिक्लेयर कर दी, और बाद में उसको रियलाइज हुआ तो वो रिवाइज करके भी 4480 ले सकता है। ओके, सिंस ही इज एलिजिबल, कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए बस। ठीक है। अब मेरा जो डायरेक्ट क्वेश्चन था, मैंने नॉर्मल रिटर्न भरी क्योंकि बुक्स भी मेंटेन्ड है, मेरा 10% का प्रॉफिट आ रहा है, मैंने पूरी बैलेंस शीट इनकम टैक्स रिटर्न में भरी और अपना 10% का प्रॉफिट डिक्लेयर करके रिटर्न फाइल कर दी। अब मेरा केस वो स्क्रूटनी में आ जाता है असेसमेंट में 143 के लिए, तो मैं वहां ये प्ली ले सकता हूँ कि मैंने, क्योंकि मेरी टर्नओवर 2 करोड़ से कम है, मेरा प्रॉफिट 8% से ज्यादा है, मैं 4480 के लिए एलिजिबल एसएससी हूँ और मैंने उसी हिसाब से रिटर्न भरी है। आप मेरे को ना तो बुक्स ऑफ अकाउंट मांग सकते हो, मेरी टर्नओवर प्रूव कराना चाहते हो मैं कर सकता हूँ, मेरा ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, कुछ नहीं थी। तरीका ये है कि अगर रिवाइज रिटर्न का टाइम बच रहा है तो रिवाइज कर दिया जाए, उसमें लिख दिया जाए कि आप 4480 ऑप्ट कर रहे हो, अदरवाइज आल्सो इट इज अ फाइटेबल केस क्योंकि आप सारी कंडीशंस फुलफिल कर रहे हैं, यू आर एलिजिबल फॉर 4480, यू कैन फाइट। अब मेरे पास इस समय 47 क्वेश्चंस हैं जो कि अगले आधा घंटा और कम से कम लेगा,
आप चाहें तो मैं क्वेश्चन पूछूं या जैसे देखो आप चाहें। बैठी हूँ, मैं तो देती जाऊंगी जवाब, जो जो मुझे आता जाएगा आप देखिए, इफ ठीक यू है। कैन स्टैंड इट। अभी हमारे पास 214 लोग सुन रहे हैं, तो उनका बिल्कुल ध्यान रखते हुए हम क्वेश्चंस ले लेते हैं। एंड थैंक्स फॉर योर काइंड कंसर्न्स। Can a working partner in CA firm receiving remuneration of less than 50 lakhs from the firm opt for presumptive under section 44ADA on such remuneration? हाँ, because he is a professional. Okay. If person carry professional of section 44AA and also carrying other business than section 44AD not available, it means that he can claim lower profit without audit. 44 AD मिलेगा ही नहीं उसे, तो वो तो फिर टैक्स ऑडिट करानी पड़ेगी। वो प्रोफेशनल है, उसको तो जाना पड़ेगा। नॉर्मल 4480 में जा ही नहीं सकते। 44 AD नहीं मिलेगा तो है कि अगर आप वो वाला प्रोफेशन कर रहे हो तो आपको नहीं मिलेगा, उस पर्सन को ही नहीं मिलेगा। तो 44 AD नहीं मिलेगा तो क्या क्वेश्चन ये क्या वो लोअर नॉर्मल प्रोविजन में जाए, बिजनेस की इनकम दिखाए, प्रोफेशन की इनकम दिखाए और जो भी टैक्स बनता है देने। तो मतलब उसे ऑडिट नहीं करानी, जो भी इनकम आ रही है उसके ऊपर टैक्स दे देंगे। बुक्स तो फिर अकाउंट्स मेंटेन करेंगे। ऑडिट और बुक्स तो फिर डिपेंड करता है ना, वो जो क्राइटेरिया दे रखा है कितने कितने लाख की, इतने लाख अगर टर्नओवर है तो ऑडिट होगा वगैरह, वो नॉर्मल प्रोविजन चलेंगे। आप प्रिजम्पटिव का सोचो मत, निकाल दो दिमाग से। ठीक है। Is there, if there is a loss in share trading but other income, that is salary, is 10 lakhs, then whether tax audit to be done for share trading loss as income more than threshold limit? नहीं तो बिजनेस होगा तो टैक्स ऑडिट कराएंगे। लॉस है शेयर ट्रेडिंग में, शेयर ट्रेडिंग मतलब बिजनेस कर रहे हैं, हाँ जी, तो उसकी टर्नओवर देखनी पड़ेगी। इफ यू आर एलिजिबल टू गो टू 44 AD तो वो वाले प्रोविजन लगा लो, आपके लॉस से कोई फर्क नहीं पड़ता। पर वो साथ में कह रहे हैं सैलरी का 10 लाख रुपए इनकम है। सैलरी तो इररिलेवेंट। टोटल इनकम एक्सीड कर जाएगी ना थ्रेशोल्ड से। हाँ वो देख लो, वो सारी कैलकुलेशन कर लो। मैं प्रिंसिपली बता रही हूँ आपको कि सैलरी का कोई लेना देना नहीं है, बिजनेस में देख लो। अगर 44 AD में आ जाते हो तो वहां चले जाओ, बात खत्म है। लेकिन क्यों जाएंगे, लॉस है इनका तो नॉर्मल प्रोविजन में अपना देख ले। जो भी अगर टर्नओवर उतनी ज्यादा है तो ऑडिट भी कराना पड़ेगा। और टर्नओवर का फॉर्मूला मैंने बता दिया, गाइडेंस नोट में लिखा था। You said if income is less than basic exemption limit but one condition of sale is more than 10 lakhs, then what he will do? क्या? मैं I'm not getting it. आपने कहा था बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से अगर कम है इनकम, हाँ, लेकिन एक कंडीशन थी कि सेल अगर 10 लाख से ज्यादा है, बस इतना सही क्वेश्चन लिखा है। तो उसमें क्या बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट है, शायद ऐसा पूछना चाह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, इसको रीफ्रेम करवाइए क्वेश्चन को। देयर इज समथिंग इज मिसिंग समवेयर, क्योंकि सेल और ये पूरा क्वेश्चन नहीं है। अब इनका एक क्वेश्चन है विनीत जी का, वेदर जीएसटी कलेक्टेड एंड पेड टू गवर्नमेंट फॉर्म पार्ट ऑफ टर्नओवर। नहीं, वो तो आपने पहले ही बता दिया। वो शायद हमने लिखा भी था। जीएसटी के लिए तो शायद एक सर्कुलर भी है, आई एम नॉट वेरी श्योर, शायद एक सर्कुलर भी है। वैट का तो था, आई डोंट नो जीएसटी के लिए। वेदर टर्नओवर एक्सीड 2 crores, am I liable to tax audit? क्यों नहीं? यस 2 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर है तो टैक्स ऑडिट है। 1 करोड़ ज्यादा पर है टैक्स ऑडिट तो। यस। वेदर जीएसटी कलेक्टेड एंड पेड टू, ये दोबारा से क्वेश्चन आ गया। वेदर जीएसटी कलेक्टेड एंड पेड टू गवर्नमेंट फॉर्म पार्ट ऑफ टर्नओवर, तो ये तो नहीं है। उस समय नॉट सेटिस्फाइड आए थे कुछ आंसर। इफ यू विल फाइल ए रिटर्न विद टर्नओवर मोर देन 2 crores विदाउट हैविंग ए टैक्स ऑडिट, इट विल डिक्लेयर ए रिटर्न एज डिफेक्टिव रिटर्न। अगर 2 करोड़ से ज्यादा, जैसे 7th ईयर की हम बात कर रहे थे, 2 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर है, विदाउट टैक्स ऑडिट अगर हम जाते हैं तो वो इनकम टैक्स वाले कहते हैं डिफेक्टिव रिटर्न फाइल कर दी, और वो रिटर्न ही नहीं फाइल करने देता, पूछता है कि जी आपने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल की कि नहीं। ये तो यूटिलिटी में प्रॉब्लम्स है ही, ये तो मैंने कह ही दिया था कि ये तो लड़ाई होगी बाद में, तब पता चलेगा। अब ये सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम्स तो रहती है ना, आई डोंट नो उनको वो इतना सब कुछ परसीव कर पाते हैं या नहीं जो हमने किया। ये तो एलिजिबल एसएससी की बात कर रहा है, बिजनेस की बात नहीं कर रहा। वो सॉफ्टवेयर ने यूटिलिटी ने शायद नहीं दिमाग लगाया होगा इतना। ठीक है,
Madam, can you please explain again the case where SSC has not withdrawn 92% from bank? Popli wala aapka. One SSC approached me sometime in last year and he was advised by some CA to keep 80% in bank under section 4480, but I refused for the same please advice. मतलब वो 92% नहीं निकाल रहा बैंक से. देखो मेरे हिसाब से ज्यादा उसमें दोबारा से मगजपच्ची करने की जरूरत नहीं है. आप चंडीगढ़ बेंच नंदलाल पोपली पढ़ लीजिए. एग्जैक्टली जो आप पूछ रहे हैं उसी का जवाब है. वो आपसे नहीं पूछ सकता, लेकिन ये प्रिकॉशन रखनी पड़ेगी आपको. बी रेडी विद ऑल द एविडेंसेस टू प्रूव द टर्नओवर यू हैव डिस्क्लोज्ड, क्योंकि वहां मारामारी हो सकती है. मेरे पास एक सवाल आया था कि मेरी टर्नओवर है कोई 1.5 करोड़ की या 1 करोड़ की और मैंने बैंक से एक पैसा भी नहीं निकाल रखा खर्चे का, तो क्या मैं 44AD में जा सकता हूँ? मेरे हिसाब से बिना खर्चे के तो कोई बिजनेस होता नहीं ना. तो आप वो टर्नओवर भी पक्का बोगस होगी. मैंने उसको यही बोला था, मैंने कहा वो टर्नओवर बोगस होगी. बी रेडी विद द फैक्ट कि ये मेरी टर्नओवर है, ये देखो मैं इनको ला के खड़ा कर देता हूँ जिनको मैंने सेल करी है, ये इनके खर्चे मेरे कुछ नहीं होते या जो भी व्हाटएवर. भाई आप किसी रबर बैंड को कहां तक खींचोगे? प्रोविजंस हैं जितने हैं उतने ही रहेंगे, उससे ज्यादा तो भाई एओ को कुछ तो हक दोगे. वो टर्नओवर तो आपकी पूछेगा, आप कहते हो नहीं प्रिजम्पटिव है, मैंने दिखा दी बस 40 लाख की टर्नओवर, तो तू मान ले. वो टर्नओवर पे तो लड़ेगा वो आपसे, ये आपकी है या नहीं, वो प्रॉब्लम है. आत्माराम सारिया जी ने लिखा है कि आई थिंक इट वाज नॉट द इंटेंशन ऑफ लॉ टू मिसयूज द प्रोविजन एज टैक्स प्लानिंग. हाँ डेफिनेट, वो तो मैं शुरू से बोल रही हूँ. इतने सारे सेफगार्ड्स इतने जो डाले गए हैं इसके अंदर, एक बार आप ऑप्ट कर गए फिर आप ऑप्ट आउट करेंगे, तो ये सारी कहानियां इसीलिए हैं कि कोई मिसयूज ना कर ले बस. सतीश जी, वो जो आपने क्वेश्चंस थे 11%, 2 करोड़ 10 लाख पे, वो कहते हैं जी अगर 11% कैलकुलेट करेंगे तो थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा हो जाएगा तो टैक्स ऑडिट रिक्वायर्ड है. वो ठीक है, वो एग्जांपल देने समझाने के लिए एग्जांपल थे. और भी बहुत सारी चीजें होंगी यार. मेरी डिडक्शंस होंगी, एग्जेम्पशंस होंगी. ये तो मैंने टर्नओवर पर बताया है क्योंकि टर्नओवर पर कैलकुलेट होता है प्रॉफिट. एडी में टर्नओवर पर कैलकुलेट होता है ना. तो हमने मन बना लिया कि हमारा 11% हमारी आ रही थी उसमें से इनकम. आई एम नॉट सेइंग दैट इज माय ग्रॉस टोटल इनकम और माय इनकम व्हिच इज टू बी टैक्स्ड. राइट. These are just examples. थोड़ी बहुत लिबर्टी तो उसको भी दो. If I am having turnover in first year 1.6 crore, next year 2.5 crore, third year again 1.5 crore. So whether in third year can I opt for 4480 again? वो तो आपने opt out क्या, वो तो 5 साल तक वो आपने बताई थी आंसर. If in the first year you have opted for that, then 44 लगेगा. Otherwise तो you can opt for. नहीं मैम, पहले फर्स्ट ईयर में जैसे 1.6 करोड़ थी तो 4480 आप ले लिया, ठीक है. नेक्स्ट ईयर में वही आंसर दिया ना कि अगर आपने ऑप्ट किया था तो ठीक है, आप ठीक है. अगर ऑप्ट आउट करेंगे, नहीं ऑप्ट आउट तो किया ही नहीं ना. सेकंड ईयर में तो ऑलरेडी आप कंपल्शन से बाहर हो गए क्योंकि 2.4 आपकी टर्नओवर आ गई. नहीं, उनका सवाल कुछ और है. उनकी फर्स्ट ईयर में टर्नओवर 2 करोड़ से नीचे है, ऑप्ट नहीं किया. नहीं मैम, वो यही कहना चाह रहे हैं. मेरी फर्स्ट ईयर में तो 4480 में रिटर्न फाइल कर दी क्योंकि 2 करोड़ से नीचे थी. अब सेकेंड ईयर में टर्नओवर क्योंकि 2 करोड़ से ऊपर थी तो टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा. तो ऑप्ट आउट कर लिया ना. ऑप्ट आउट हो गया ना. ऑप्ट आउट हो गया, कंपल्शन से ऑप्ट आउट हो गया. तो थर्ड ईयर में तो 4484 लग जाएगा. लेकिन मैं ये मान के चल रही हूँ कि उनका कहना ये है कि फर्स्ट ईयर में उसने ऑप्ट नहीं करा है 4480. अगर ऑप्ट नहीं करा है तो वो कर ही सकते हैं ना. थर्ड ईयर विल बी द फर्स्ट ईयर. हां, तो आंसर ही हो गया कि अगर फर्स्ट ईयर में ऑप्ट किया था तो थर्ड ईयर में आप ये जो वर्ड्स है ना जो मैं यूज कर रही हूँ, ऑप्टिंग एंड ऑप्ट आउट. ऑप्ट आउट मतलब आपने पहले ऑप्ट किया है. वो किसी में कूदे हैं तो भी तो बाहर निकल रहे हैं. हाँ यस मैम. जब कूदे ही नहीं तो फिर क्या बाहर निकले? फिर तो आप चल रहे हो नॉर्मल प्रोविजन में, कोई दिक्कत ही नहीं है. एंड एक आंसर दिया है कि आई फील दैट 5 years पीरियड विल कंटिन्यू फॉर ईच ईयर. इट्स अ रोलिंग पीरियड क्लेम्ड इन 1 year दैट नेक्स्ट 5 years. ठीक है. Why no audit in year 8? वही उसका था. Sir, 4480 is applicable for eligible SSC whose business turnover does not exceed 2 crore. But if the turnover exceed 2 crore is not eligible. वही 7th year पे आ रहे हैं. ये सेम वही क्वेश्चंस हैं. In my first year of business, turnover 70 lakhs, profit 3 lakhs. What is the status of 4480? ले लो, लेना है तो
लेकिन 3 लाख तो कम है, ज्यादा दिखाना पड़ जाएगा 8%। प्रॉफिट 3.5 लाख 4480 is applicable in my view। 3.5 लाख प्रॉफिट इज मस्ट। ठीक है, नहीं प्रॉफिट 3.5 लाख क्या होगा? कितने की टर्नओवर है? 70 lakhs। 70 लाख लाख पर 8% कितना हुआ? 5,60,000 पड़ेगा ना, 5,60,000। और आप कह रहे हो 6% कैलकुलेट कर रहे होंगे ना मैम? अगर इतना होगा तो 95%। तब भी 4 लाख कुछ बनेगा। हाँ, और वैसे एक्चुअली कम है, एक्चुअली उनकी Actually इनकम कम है। कम है, तो ना जाए 44 AD में, नॉर्मल प्रोविजन में रहे। ये 44 ADA का ऐसे छोड़ देते हैं। When books of accounts are not maintained and income is shown threshold limit, then AO can ask and check for the working of the income which has been claimed less than threshold, which would be taken at 8%, be much above threshold। मुझे नहीं समझ में आया क्वेश्चन ही नहीं सुन रहे हैं। what he is trying to say is कि I ठीक have है। opted for 44 AD, he has opted for 44 AD ना, 44 AD में ऑप्ट कर लिया और थ्रेशोल्ड से कम है, थ्रेशोल्ड से कम है, फिर तो वो कह रहे 44 हैं AD ऑप्ट करने के बाद तो वैसे ही नहीं कराना टैक्स ऑडिट। नहीं, वो कह रहे हैं AO ये कहेगा जी 8% क्यों नहीं लिया। तो 8% तो लेना पड़ेगा। AD ऑप्ट करने का मतलब क्या है? AD ऑप्ट करने का मतलब ये है कि 8% या उससे ज्यादा लिया जाए, नहीं तो फिर तो AO कहेगा, तो कोई भी कहेगा, फिर तो मैं ही कहूंगी ये कम दिखाना है तो बुक्स मेंटेन कर लो, ऑडिट करा लो और दिखा दो। भाई जब कम आप ये कहते हो कि मेरे 8% नहीं है इनकम, सरकार कहती है कि आपके जैसे बिजनेस में 8% इनकम होती है, आप कहते हो मेरी 8% नहीं है, तो वो ये कहेगी ना दिखा दो किताबें, भाई जस्टिफाई कर दो, सब्सटेंशिएट कर दो, ऑडिट करा लो, बता दो मुझे, दिखा दो, नॉर्मल प्रोविजंस लगेंगे इस केस में। एक क्वेश्चन है, whether firm engaged in software consultancy wherein the partners and employees are engineers is profession or business, like TCS या Infosys के जो employees हैं वो प्रोफेशन में आएंगे या बिजनेस में आएंगे? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है अगर तो सैलरी आएगी, अदरवाइज तो कि नॉर्मली क्या होता है कि ये दीज आर ऑल पेड स्टाफ। जैसे अगर कोई मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन नहीं है तब अगर देखो इसमें ये बहुत मैंने ऑर्डर लिखा था चंडीगढ़ बेंच में, ये फोर्टिस हॉस्पिटल का, उसमें यही इशू था। कोई वो डॉक्टरों को पेमेंट करते हैं तो उस पर TDS VDS का झगड़ा था, डिपार्टमेंट कहता है ये सैलरी है, वो कहते हैं नहीं ये तो प्रोफेशनल इनकम है। तो उसमें तो बहुत अंदर तक जाना पड़ेगा, आपको उनके एग्रीमेंट्स देखने पड़ेंगे, ये निकालना पड़ेगा वेदर दे आर इन द ऑन द पेरोल ऑफ TCS और दे आर, जैसे होता है ना हमारे यहाँ बहुत होता है ना, CAs में बहुत होता है, जो बच्चे आते हैं यंगस्टर्स वो कोई बिल दे देते हैं प्रोफेशनल फी लेंगे, तो दैट इज प्रोफेशनल। लेकिन अगर मैं सैलरी देती हूँ, अगर उनको सैलरी दे रहे हैं आप, तो फिर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन डिपेंड्स ऑन द फैक्ट्स बेसिकली। मेन तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट ही हेल्प करता है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है उसमें देखना उसके पड़ेगा। बिना वी कैन नॉट एनालाइज। जी मेरा वो question है। फोर्टिस वाला डिसीजन पड़िएगा चंडीगढ़ बेंच का, उसमें बहुत लंबा एनालिसिस आ रहा है, बहुत लंबे आर्गुमेंट्स हुए थे। यस मैम। A doctor running a nursing home and doing surgical treatment and as well as charges getting consultancy charges also, will it be treated as profession or business? Profession नहीं होना चाहिए। प्रोफेशन। And can we opt for 44 AD instead of 44 ADA? ADA में ही जाना पड़ेगा। ADA में जाना पड़ेगा, AD में तो वैसे ही मना है अगर वो वाले प्रोफेशन में आप आते हो तो। If anyone carrying any profession, 10-12 क्वेश्चन हो रहा है मैम। Anyone carrying any profession other than specified professions जो 44 AA में है, AA में, having receipts exceeding 50 lakhs, may he opt for 44 AD? No. नहीं, 44 AD में तो स्पेसिफिकली लिखा है, पर वो प्रोफेशंस AA1 वाले 44 AA1 वाले लिखे हैं। आई डोंट नो, ये मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ मीना जी से, क्योंकि ये थोड़ा ग्रे एरिया है, क्योंकि 44 AB में सिर्फ प्रोफेशंस का जिक्र है, विच शोज कि डिपार्टमेंट परसीव करता है कि 5-7 के अलावा भी कोई प्रोफेशन है, तो वेदर दे आर वैसे भी कह रहे हैं 44 AA वाले प्रोफेशन को तो 44 ADA में जाना पड़ेगा ना। नहीं, 44 AA वाला प्रोफेशन है। हाँ जी। नहीं, आपने कहा था वो नहीं है। अच्छा नहीं है तो फिर 44 AD में जाएगा और नहीं, 50 लाख से ऊपर है। मुझे नहीं पता किस में जाएगा। 44 ADA में तो कैसे भी नहीं जा सकता, AD में वैसे नहीं जाएगा। नहीं, AD में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 50 लाख वाली रिस्ट्रिक्शन है AA 44 AA1 वाले प्रोफेशंस की रिस्ट्रिक्शन है, बहुत क्लियर में लिखा है, तो यू कैन गो स्पेसिफिक
कह दे रहा मेरा बिजनेस है 44 AD में चला गया, क्या ठीक दिक्कत है। If person is having agriculture बिजनेस income, प्रूव करना इज इजियर, बिजनेस प्रूव करना तो बहुत आसान है। if person is having agricultural income apart from professional receipt, whether 50% taxable profit to be computed on professional receipt only under section 44 ADA, मतलब professional है 50% वहां दिखाए और agriculture income है, बिल्कुल possible है। पॉसिबल क्या, यही दिस इज द ट्रीटमेंट। आप This is उसमें the एग्रीकल्चरल इनकम कर सकते ना, आपने अपनी प्रोफेशनल इनकम में। भाई प्रोफेशनल इनकम में 44 ADA लग जाएगा, बाकी तो इनकम्स वैसे ही रहेंगी। सैलरी है, रेंटल है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, कैपिटल गेन्स है, जो भी है वो तो सब रहेंगे ही। राइट। और दूसरे बिजनेसेस भी रहेंगे, वो इनएलिजिबल बिजनेस है वो भी रहेंगे। जैसे 44 AE बहुत क्लियरली लिखा है, अगर आप ट्रक भी रखते हो और दूसरे बिजनेसेस भी हैं 44 AE में जब आएंगे तो उसमें एक स्पेसिफिक प्रोविजन है कि इस बिजनेस को बिल्कुल अलग रखेंगे, इसकी टर्नओवर टैक्स ऑडिट के लिए भी इंक्लूड नहीं होगी। 44 AE में आएगा वो, सेक्शन वाइज कैलकुलेशन होगी उसमें। हाँ, अगर हम ऑप्ट आउट करते हैं तो सैलरी जो पार्टनर्स एज एक्सपेंडिचर इज नॉट अलाउड टू फर्म, बट विल इट बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर्स इंडिविजुअली? भैया देखो इन सवालों का कोई सेंस नहीं है। जब आपने ऑप्ट आउट कर लिया तो आप यू गो टू द नॉर्मल प्रोविजन। आप इतना दिमाग क्यों लगा रहे हो कि सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, नहीं मिलती तो नहीं मिलेगी, मिलती है तो मिलेगी। इसमें कोई ऑप्ट आउट करने पर कोई भी नया प्रोविजन नहीं लगेगा, आप नॉर्मल इनकम टैक्स के प्रोविजंस में चले जाओगे। ये सवाल पहले भी आ चुका है। सतीश जी। हाँ जी मैम, खत्म करें? नहीं बोलो, अगर कुछ रह गया तो। है 13 क्वेश्चन। तेरा क्यों रह गए? बीच में और डाल दिए होंगे किसी ने। हाँ, कोई 13 में से एक में सिर्फ सर लिखा है। व्हाट्स द रिस्ट्रिक्शन इन 44 AD? ये तो बहुत डिटेल में हो गया। 44 AD में 8% ऑफ टर्नओवर इज मस्ट इन फर्स्ट ईयर, देन देयर इज नो प्रोविजन फॉर ऑडिट। प्लीज मेंशन सबसेक्शन। क्या? आई एम नॉट गेटिंग द क्वेश्चन। फर्स्ट ईयर में 8% इज अ मस्ट, फिर आगे क्या? आगे कोई सबसेक्शन क्या है जिसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है? जिसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और टैक्स ऑडिट की, टैक्स ऑडिट वाले सेक्शन पढ़े थे ना, जिसमें A B C D E 5 क्लॉजेस दिए थे। उसमें कहीं लिखा है कि अगर आपने 44 AD ऑप्ट किया तो आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा? नहीं लिखा। 44 AD में भी कहीं नहीं लिखा, सब जगह लिखा है अगर आप 44 AD 4 में हो गए तो आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा, गिवन योर इनकम इज मोर देन थ्रेशोल्ड। नहीं कराना। प्रिजम्पटिव का मतलब ही है यार, प्रिजम्पटिव में चले गए तो ये इस पर दिमाग ही मत लगाओ। कह दिया मैंने, छोड़ दो। प्रिजम्पटिव अगर ऑप्ट कर लिया तो आपको ऑडिट नहीं कराना, करा दिया तो प्रिजम्पटिव क्या रह गया? मैंने सारा मेमोरेंडम पढ़ दिया, सब कुछ पढ़ दिया, इससे ज्यादा और क्या होगा? अब एक आंसर आ चुका है रिगार्डिंग ब्लॉक ऑफ 6 ईयर। क्वेश्चन 1, इज ब्लॉक स्टार्टेड फ्रेश आफ्टर 6 ईयर और इज इट काउंटेड फ्रॉम सेकंड ईयर टू 7th ईयर एज ए ब्लॉक? अगर ब्लॉक 7वें साल से नया शुरू नहीं होगा तो फिर तो कभी आप मतलब हर एक बार लेने के बाद अगर ऑप्ट आउट करोगे तो हमेशा ही 44 AD 4 में रहोगे। 5 साल देखने हैं ना, तो वो तो मैंने अगर 6 साल का ब्लॉक हो गया। 6 साल का ब्लॉक है, उसके बाद फ्रेश शुरू होगा। ये एक रीजनेबल इंटरप्रिटेशन है। अगर आप जिस तरह से आप बोल रहे हो तो आप इसको इस तरह से थोड़ा सा आप देखने की कोशिश करो। एक साल में मैंने लिया, अगले साल में मैंने नहीं लिया। जब मैंने नहीं लिया तो मेरे को अगले 5 साल नहीं मिलेगा। तो ये जो ब्लॉक 6 साल का जिस साल में खत्म होगा, उस साल मैंने नहीं लिया, मुझे मिलता ही नहीं। तो उससे अगले साल में अगर मैं लेना चाहूँ तो आप तो ये कहो, डिपार्टमेंट तो ये कहेगा तूने पिछले साल तो लिया नहीं था तो मैं तो 5 साल और नहीं दूंगा, फिर तो कभी भी नहीं मिलेगा ना। तो इट्स अ ब्लॉक ऑफ 1 + 5 ईयर्स। बेसिकली मैम ये जो रखा हुआ है ना, ये ट्रेंड एनालिसिस के लिए रखा हुआ है कि उसके बिजनेस का ट्रेंड क्या है। हाँ, ऐसा नहीं है ना पागल बना रहा हो, कभी इसमें यही चला लगा गया कभी इसमें चला गया। तो किताबें देखेंगे हम, इसकी ऑडिट कराएंगे तब पता करेंगे क्या चल रहा है। Okay. In first year of business, my turnover is 80 lakhs. I am having net profit less than 6%.
May I file return without audit and without opting 4480? नहीं, 2,40,000 रुपए का प्रॉफिट है, तो आप 6% से कम है, मतलब 2,40 से भी कम है, 8 मतलब 4480 में तो जाना चाहेंगे नहीं, क्योंकि उसमें ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। Am I right? सतीश जी, यस जब 4480 में नहीं जाना चाहेंगे तो आपके नॉर्मल प्रोविजन लगेंगे। कोई कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंपली देख लो आपकी जो टर्नओवर है वो 1 करोड़ से कम है तो आपको वैसे ही टैक्स ऑडिट नहीं कराना। 70 लाख कह रहे थे ना आप, शायद 80 लाख, 80 कह रहे थे, बात खत्म। आपको और 6% से कम है तो थ्रेशोल्ड से भी कम है। नहीं, थ्रेशोल्ड की जरूरत नहीं है ना, यही तो कंफ्यूजन है। थ्रेशोल्ड तो तब आता है जब आप 4480 ऑप्ट करते हो, ऑप्ट आउट करते हो या उसमें घुसते हो। ये तो आप ले ही नहीं रहे ना, दिस इज द फर्स्ट ईयर, इससे पहले आपने कभी ऑप्ट किया नहीं, पहली बार ऑप्ट कर रहे हो, ऑप्ट भी नहीं कर रहे, ऑप्ट कर ही नहीं रहे, तो 4480 आया कहाँ से? उसमें तो दिमाग ही मत दौड़ाओ, नॉर्मल तो ऑडिट तो होनी नहीं है, ऑडिट वैसे ही नहीं होनी क्योंकि टर्नओवर कम है। पर हम 6% से कम दिखाना चाह रहे हैं प्रॉफिट। वो तो आपकी एक्चुअली है ना 6% से कम। हाँ जी, तो क्या हो गया? तो क्या मतलब हो गया? वो तो डिपार्टमेंट ही कहता है कि 1 करोड़ से कम में आपको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। उसका मतलब ये थोड़ी है जो 1 करोड़ से कम वाले बिजनेस होते हैं उनकी कोई इनकम ही नहीं होती। नहीं, क्वेश्चन वो ये कह रहे हैं कि भाई क्योंकि 80 लाख की टर्नओवर है, यानी कि 1 करोड़ से कम है, और मेरा प्रॉफिट जो है 6% से भी कम है, नेट प्रॉफिट है जो भी है, ऑडिट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अच्छा, जो कि हम ऑप्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए जो एक्चुअल है वो जाए। एक्चुअली क्या है ना सतीश जी, बहुत सिंपल है, आप ऑप्ट वॉप्ट कुछ नहीं कर रहे, आप 4480 से कोई लेना देना ही नहीं है, राइट। क्योंकि फर्स्ट ईयर है, ना ऑप्ट किया ना ऑप्ट आउट किया, नॉर्मल प्रोविजन लगेंगे। क्योंकि ये 6% की तो रेलेवेंस ये है कि इस वजह से आप 4480 में नहीं जाना चाहोगे, ठीक है ना। आप जब वो प्रोविजन 44A भी ये कहता है कि 1 करोड़ से ऊपर वाले को ऑडिट कराना है, तो आप क्यों कराओगे ऑडिट? यस, ठीक है भाई नॉर्मल बिजनेस है, एक कोई भी एक नॉर्मल बिजनेस है, 4480 को भूल जाओ प्रिजम्पशन को, तो उसको 1 करोड़ से ऊपर में ही तो कराना पड़ता है ऑडिट। 70 लाख है, इनके क्या ऑडिट कराना है? कुछ भी नहीं कराना, दिखाओ जितनी इनकम दिखानी है, फिर वो पूछेगा जो भी बताते रहना। संजय सिंगला जी चाह रहे हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना, जो भी आपने आंसर दिया है, मैं 1 मिनट उनको देता हूँ। संजय जी आप पूछें क्वेश्चन। मुझे नजर नहीं आ रहे संजय जी, मैं ये शेयरिंग स्टॉप आ गए करना। संजय जी आ गए, हाँ जी। हेलो, हाँ गुड जी, इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैम अगर 70 लाख है तो मेरे हिसाब से फर्स्ट ईयर में ऑडिट कंपलसरी है, क्योंकि जो सेक्शन 44AD कहता है पहले 3 सब सेक्शन, पिछले 3 सालों की बात उसमें लिखा था ना कि मैम वो एक मिनट में, वो मैम सब सेक्शन 4 में लिखा हुआ था 4 नेक्स्ट ईयर के लिए एप्लीकेबल है। अगर आप पहली 3 क्लासेस पढ़ेंगे तो उसमें करंट ईयर की बात कर रहा है, जो 4th क्लॉज है वो नेक्स्ट ईयर के लिए बात कर रहा है, और 5th भी नेक्स्ट ईयर के लिए बात कर रहा है। पहली 3 क्लास में करंट ईयर की बात कर रहा है फर्स्ट ईयर के लिए। वो कहता है अगर आपकी टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, एम आई राइट? क्लॉज ए की बात कर रही हूँ मैं, 44AB मैं 44AD की बात कर रहा हूँ, मैं एडी की बात कर रहे हैं, एबी की बात कर रहे हैं? AD की। मेरी टर्नओवर 70 लाख है। सवाल दोबारा पूछिए। हाँ 70 लाख है और मेरा प्रॉफिट 3 लाख है। हाँ, तो मुझे कंपलसरी 8% 5,60,000 दिखाना है, मैं ऑडिट भी नहीं करवा सकता। पहला साल है हाँ तो 44AD कहाँ से आया? मैम 44AD की फर्स्ट लाइन है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्रेरी, 8% पहला कंपलसरी दिखाना पड़ेगा। स्क्रीन शेयर कर लो दोबारा से। 8% of the turnover or gross receipts of the assessee in the previous year on account of such business, or as the case may be, a sum higher than the aforesaid sum claimed to have been earned by the eligible assessee shall be deemed to be the profit। ठीक है, 8% आपका डीम्ड होता है, लेकिन आप 8 नहीं दिखाना चाह रहे। हाँ, तो अब नंबर जो सेकंड है उसमें 30 से 38 तक की डीम्ड मान ली है, थर्ड में WDV काउंट हो गई है, फोर्थ जो सबसेक्शन बात करता है वो नेक्स्ट ईयर के लिए बात कर रहा है, करंट ईयर की नहीं बात कर रहा। मैं भी तो यही कह रही हूँ। तो मैम मेरे पास जो मार्च 21st ईयर है उसके लिए तो मेरे पास 8% का ही ऑप्शन रह गया।
सर संजय सर एक्चुअली कि 44 AD एक एडवांटेज दिया गया है। नहीं मैम, तो कंपलसरी है। advantage आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं लेना चाहें तो आप नॉर्मल बिजनेस की तरह उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कीजिए। कंपलसरी है मैम, कंपलसरी। कहाँ कहीं ये नहीं ऑप्शनल है। हम अगर आज से 4 साल पहले का वो एक्ट पढ़ेंगे, जो 4 साल पहले जब ये चेंज आया था सबसेक्शन 4 और 5 में, डिट्टो क्लास लिखी हुई है, जब उसमें सबसेक्शन 4 में लिखा हुआ था कि अगर आपको ये नहीं करवाना तो आप ऑडिट करवाए। जो 4 साल पहले एक्ट में चेंज आया है 2017 में, तो उस टाइम ये सबसेक्शन 4 में लिखा हुआ था कि अगर आप इन ऊपर वाली क्लासेज में नहीं जाना चाहते तो आप ऑडिट करवा ले। उन्होंने इस साल चेंज करके जो 2017 में 4th और 5th क्लास चेंज कर दी, उसकी वजह से वो वहां से वो हटा दिया। पहले हम 2017 से पहले सब क्लोज 4 में ऑडिट करवाते थे। मैं नोट कर लेती हूँ, इस सवाल का मैं जवाब दे दूंगी। दो आई अंडरस्टैंड जो वो कहना चाह रहे हैं। ठीक उनका है। कहना है कि ये तो जरूरी है मुझे 44 AD में जाना, क्योंकि मैं एलिजिबल एसएससी हूँ। आई थिंक दिस इज द फर्स्ट ईयर। यस, मैं थोड़ा तवज्जो कम रख रही हूँ, बट लेट मी वर्क ऑन दिस। आप अपना नंबर सतीश जी को दे दीजिएगा, आई टॉक। ठीक है मैम, मेरे पास है नंबर। मैम एक छोटा सा क्वेरी और है कि अगर मैं प्रोफेशन में हूँ 44 AA वाले, पोस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, और मैं कोई बिजनेस करना चाहती हूँ, साथ में मेरी प्रोफेशनल इनकम भी है और मेरी बिजनेस इनकम भी है, और बिजनेस इनकम मेरी 60 लाख के आसपास है, अगर तो बिजनेस इनकम के लिए मेरे पास नॉर्मल बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है मुझे? 44 AD में तो आप जा ही नहीं सकते। हाँ नहीं, नॉर्मल में देख लो जो भी आपका लगता है। नॉर्मल बिजनेस, और क्योंकि मेरी सिर्फ 60 लाख टर्नओवर है तो मेरे को ऑडिट की जरूरत नहीं है। अब आप उनके सवाल का जवाब दे। नहीं, क्योंकि मेरी साथ में 44 AD की भी इनकम है। अंडरस्टैंड, लेकिन ऐसा कहीं लिखा है कि 44 AD होगी तो भी आपको ऑडिट नहीं होगा? हाँ। मैं इसका सिलसिलेवार जवाब दे दूंगी, दो आई डोंट एग्री विद व्हाट ही वाज सेइंग, और आपने ऑलमोस्ट उसी का जवाब दे दिया है। चलिए सतीश जी आगे। ठीक है मैम, ऑलमोस्ट 8:58, 2 मिनट शॉर्ट ऑफ 9, सो हमारा 2 घंटे के सेशन की जगह 3 घंटे का सेशन हो गया, और अभी भी बढ़ सकता है क्योंकि हमारे 2 टॉपिक रह गए हैं, 44 AE भी रह गया और 80A भी रह गया। तो मैंने आपको सतीश जी पहले दिन से कह रखा है कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, थोड़ा लंबे तो नहीं है, सेक्शंस तो छोटे छोटे ही हैं, थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं, डेफिनेटली हैं। और मेरी एडवाइस ये होगी कि एटलीस्ट जो आप मेरे लोग बैठे हैं, एक बार अपने लेवल पर पढ़िएगा बैठ। ठीक है, अब क्लैरिटी आएगी, नहीं तो थोड़ा कंफ्यूजन तो है। और एक सवाल मैं अपने सुओ मोटो लेना चाहूंगी, क्योंकि मेरे पास वो क्वेरी बहुत ज्यादा आई है। उनका कहना ये है कि भाई मैं किसी बिजनेस में हूँ विच इज एन एलिजिबल बिजनेस, ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है, एंड आई एम एन, संजय जी आप भी सुनेगा, एंड आई एम, ही हैज रेज्ड अ वेरी इंटेलिजेंट क्वेरी, तो मैं उनको भी इन्वॉल्व करना चाहूंगी इसमें, एंड ही इज एन एलिजिबल एसएससी आल्सो, ठीक है। और उसने दिखा दी 44 AD में अपनी 10% दिखा दी उसने, दयावान होके कि मैं तो 10 दिखा देता हूँ, किताबें मुझे मेंटेन करनी नहीं। अब वो कहता है कि मैडम एक्चुअली तो मेरी इनकम 25% है। मैंने कहा भाई 25% कैसे है? बोला मेरा ना बड़ा ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, उसको वो कुछ ऑनलाइन वर्किंग करता है, सम ऑनलाइन कुछ काम है, मुझे एग्जैक्ट ई कॉमर्स टाइप का या जो भी ऐसा सब कुछ होगा, जो टू ट्रांसपेरेंट कि भाई इतना पैसे का माल आ रहा है, इतने का जा रहा है, एवरीथिंग इज टू क्लियर। कहता है इट इज अ वेल नोन फैक्ट कि मेरे बिजनेस में 20-22-25% का प्रॉफिट होता है। अब मैंने तो दिखा दिया 10%। तो वो कहते हैं कि वो कहीं बाहर से थी क्वेरी, दिल्ली से बाहर से, वो कहते हैं हमारे बार में इसका डिस्कशन हुआ तो बहुत लोगों का ये कहना आ रहा था कि आपको बुक्स मेंटेन करनी चाहिए और आपको ऑडिट कराना चाहिए। तो उसका सवाल सीधा ये था कि मैडम ये बताओ कि अगर मैं एलिजिबल एसएससी हूँ, एलिजिबल बिजनेस है, 2 करोड़ से कम की मेरी टर्नओवर है, आई ऑप्ट फॉर 44 AD, लेकिन मेरी एक्चुअल इनकम ज्यादा है, तो इज देयर एनी रिक्वायरमेंट टू गेट माय बुक्स ऑडिटेड? नो। कौन सा प्रोविजन है? उसको भी यही पूछा मैंने, 10% दिखा दिया तो देयर इज नो नीड। आप मेरे को सेक्शन बता दो। पॉइंट इज, जो मैंने शुरू में जो वाली बात बोली थी,
भाई सरकार ने मन बना लिया कि आपको परेशान नहीं करेंगे और हम खुद भी परेशान नहीं होंगे आप छोटे छोटे टुच्चे लोगों के लिए। तो हमने एक मन बना लिया कि हम 8% मान लेते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जैसे जो 2-4% ही कमाते होंगे, किताबें मेंटेन नहीं करें, उनको पता ही नहीं, उन्होंने कहा चल 8% मांग लिए सरकार दे देते हैं। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो 20% कमा रहे हैं लेकिन वो 8% ही दे रहे हैं। तो एक ठहराव ले आई सरकार की भी 8% दे दो, लेकिन यू शुड बी रेडी फॉर एवरीथिंग। आपकी एलिजिबिलिटी, आप एक एलिजिबल एसएससी हैं, वो आपको प्रूव करना पड़ेगा। आपका एलिजिबल बिजनेस है, आपको प्रूव करना पड़ेगा। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको प्रूव करना पड़ेगा 2 करोड़ से कम की आपकी टर्नओवर है, और टर्नओवर का एक पार्ट भी चेक कर सकता है वो, जो भी आपके बैंक में पैसे आ रहे हैं ये मेरे टर्नओवर का पार्ट है। तो दैट इज माय आंसर। लेकिन ये सवाल मुझे कई लोगों ने पूछा, क्योंकि ये बड़ा एकदम से देखते ही लगता है ना कि और इतने पैसे कमा रहे हो, लेकिन जैसे मैंने शुरू में कहा पैसे कमा रहे हो तो 2 करोड़ से नीचे में ही तो कमा रहे हो। 16 लाख तो सरकार ने मान ही लिया आपकी इनकम, तो कितना नुकसान कर दोगे आप? तो सरकार का जो आपने बताया था शुरू में, कितना कर लोगे? खर्चे भी होंगे, कुछ ना कुछ तो होगा ही। आपकी सपोर्ट में मैडम कई सारे आंसर भी आ चुके हैं संजय सिंगला जी के वाले फर्स्ट ईयर वाले में। अरविंदर सिंह जी ने कहा है एसएससी इज इन फर्स्ट ईयर और इवन नेवर ऑप्ट 44 AD in my view no audit is required, also there is no need to show minimum 8%. If SSC actual profit is less than 8%, file ITR by filing balance sheet and profit and loss figures, and 44 AD is not compulsory for eligible business. I agree whatever this answer says, लेकिन इतनी irrelevant query नहीं है सिंगला जी की। This is too relevant और ये बहुत टेक्निकल है। Right. तो आई एम वेरी श्योर जितने हमने स्टडी करी है, हमने बहुत इसको स्टडी कर चुके हैं हम इन सेक्शंस को, आंसर मेरा भी यही आएगा। लेकिन मैं इनको सिस्टमेटिकली जवाब देना चाह रही हूँ सो दैट ही गेट्स कन्विंस्ड कि हाँ भाई मैडम सही कह रही है। मैंने जब जवाब दे मैं भी ज्वाइन करूंगा उसको। मैं वर्ड टू वर्ड कंपेयर किया है जो 2017 से पहले जो वर्किंग करके दूंगी आपको कि उसमें क्या था और इसमें क्या है। मैंने फाइल बना रखी है, मैं कल आपको सतीश जी को मेल कर दूंगा, मैंने फाइल बना रखी है। चलिए सतीश जी ये मेल मुझे भेजिएगा, विल वर्क ऑन दैट। राइट मैम। और संजय जी आपको लेकर हम तीनों जने इस पे जब भी आप आंसर देना चाहेंगे तो हम जूम पे दोबारा से आ जाएंगे प्राइवेटली एनी टाइम। एंड थैंक यू वेरी मच मैम। जैसा मैंने शुरू में भी बोला था कि इतना खूबसूरती से और इतने सहज तरीके से आप लॉ को एक्सप्लेन करते हैं कि वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि दिमाग में ना बैठे। और 2 घंटे की जगह 3 घंटे और दे दिए तो एक एडिट हमारे लिए थैंक्स कहने की वजह बन रही है। मैं वीना जी से गुजारिश करूंगा और फिर जगजीत जी से कि वोट ऑफ थैंक्स दें। सतीश जी मैं कुछ एक बात कहना चाहूंगी। यहाँ चैट में लग रहा है कि लोग कुछ लोग मेरे नंबर मांग रहे हैं, तो आप देना मैडम, आप दे दीजिएगा मेरा नंबर भी और मेरा ईमेल आईडी भी। मैं चैट में आप एक बोलिए मैम एक बार नंबर। वैसे मेरे उसमें लिखा हुआ है। अच्छा एक चीज और मैं शेयर करना चाह रही थी, ये प्रिजम्पटिव टैक्सेशन पर हमारी टीम ने एक छोटी सी बुकलेट बनाई है जिसमें छोटी छोटी चीजें हैं, लाइक किसको प्रिजम्पटिव लगता है 44A, AB, AD, उनके बारे में कुछ ग्राफ्स टेबल्स हैं, कुछ इलस्ट्रेशंस है। एक मानसी जैन CA मानसी जैन का लिखा हुआ आर्टिकल है जो ITAT ऑनलाइन में छप रहा है, और बहुत सारे FAQs हैं। तो हमने एक हैंडबुक सी बनाई है बहुत छोटी सी 25 पेज की, वो मैं सतीश जी को दे दूंगी। सतीश जी आप जिसके साथ चाहे शेयर कीजिएगा, और मेरा नंबर और मेरा ईमेल आईडी दे दीजिए। एनीबडी कैन कॉल मी। आपका नंबर तो शेयर हो गया है, प्रभात जी ने शेयर कर दिया था। एक बार अपना मेल आईडी मेरा नाम उल्टा कर दीजिए, jainranu@gmail. बाकी वो हैंडबुक में लिखे हुए हैं। बाकी मेरे जो दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उनका भी मेल आईडी पर फोन नंबर वगैरह लिखे हैं। यू कैन टॉक टू एनीवन, किसी से भी बात कर लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। मैं टेक सम टाइम, एक दिन बाद जवाब दिया लेकिन देंगे। ठीक है, तो जो भी आप वो शेयर मेरे साथ करेंगी मैं अपने सारे ग्रुप्स में मैं व्हाट्सएप के थ्रू शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो वीना एंड देन जल्दी बोलिए, 9 बज गए हैं। वीना वोट ऑफ थैंक्स दीजिए, वीना देंगी। आज बहुत सारे क्वेश्चन पूछे ना वीना ने आपसे। देखो वीना ने और सिंगला जी ने
जितने इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछे ना उससे ज्यादा इंटेलिजेंट किसी ने नहीं पूछे. राइट. आई रियली अप्रिशिएट. थैंक यू सो मच. एंड मैम आपके साथ ना एक्चुअली हर बार आपकी डेलिब्रेशन लेने के बाद ना ऐसे लगता है कि हम लोग बिल्कुल फेमिलियर है आपसे. और तो ये मिलते रहते हैं. मैं बोल रही हूँ मैं इन हाउस की शास्त्री नगर सिटी स्टडी सर्कल की. यस मैम. और एंड योर सेशन इज मतलब सो लाइव कि लगता ही नहीं है कि हमारा 2 घंटे या 3 घंटे भी कंप्लीट, मतलब 2 घंटे का सेशन 3 घंटे भी चलता है तब भी ऐसे नहीं लगता है कि वी आर स्ट्रेचिंग द सेशन और सो ऑन. एंड मैम वी आर ऑलवेज ब्लेस्ड having you as a speaker. And thank you ma'am, thank you very much. Thank you very much. And thanks every other participants for joining in. हमने 300 टच किए मैम सेशन में. हाँ, मैं वही लास्ट में कहना चाहता था कि आज हमारा हाउसफुल था, बिल्कुल और हाउस बहुत पैक था, सारे बिल्कुल मैसेजेस ये 300 भी आ रहे हैं. लवली सेशन, इंटेलिजेंट सेशन, ब्रिलियंट सेशन. थैंक यू वेरी मच. सो Thank you all very of much. us, thank you very much. थैंक यू एवरीवन, थैक यू. मानसी भी थी, मानसी ने आपका नंबर और ईमेल शेयर कर दिया मैम. थैंक यू जी. थैंक यू मैम. And थैंक यू thanks एवरीवन. थैंक यू.